तो ऐसा थोड़ा है कि गूगल के सारे प्रोडक्ट सक्सेसफुल हैं। सक्सेस और फेलियर परमानेंट नहीं होता यार, हम लोग सक्सेस और फेलियर को परमानेंट मान लेते हैं। ये चीज़ें आपने कब सीखी, कैसे सीखी, कहाँ बहुत सीखी? अच्छे गुरुज रहे यार मेरे। पेड मार्केटिंग ही आपका मेन सोर्स ऑफ ट्रैफिक है, तो आप तो टाइम बॉम्ब पे बैठे हो। आप जब कोई भी डिज़ाइन करते हो क्या थॉट प्रोसेस रहती है, क्या थिंकिंग रहती है? आपको वही करना है जिसमें आपको मजा आता है। अगर आपको जिंदगी से बहुत कुछ चाहिए तो ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। आज के हमारे इस एपिसोड के जो गेस्ट हैं वो है नितिन सेठी। नितिन के पास लगभग 25 साल से अधिक का मार्केटिंग और डिज़ाइन एक्सपीरियंस है। अभी वो फ्यूचर एज एआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। इससे पहले चीफ डिजिटल ऑफिसर थे अडानी ग्रुप के। उससे पहले वाइस प्रेसिडेंट थे इंडिगो के, और इसके अलावा वो काम कर चुके हैं इन्फोएज, क्विकर, यात्रा जैसी अलग अलग कंपनियों में। आज के इस एपिसोड में हम नितिन जी से जानेंगे कि डिज़ाइन की क्या इंपॉर्टेंस होती है मार्केटिंग में, आज के मार्केटिंग ट्रेंड्स क्या हैं, एआई कैसे इम्पैक्ट करेगी, इन फ्यूचर एआई कैसे आगे मार्केटिंग डिसीजंस में इन्वॉल्व होगी, डाटा ड्राइवन मार्केटिंग क्या होती है, एंटरप्रेन्योर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स क्या होते हैं, किसको मार्केटिंग में आना चाहिए, मार्केटिंग के फंडामेंटल्स क्या हैं, मार्केटिंग क्या नहीं है। और इसके साथ ही हम बात करेंगे कि वेंचर कैपिटलिस्ट, एंजल इन्वेस्टमेंट्स कैसे काम करती हैं, अदर स्टार्टअप्स, अदर बिजनेसेस की मार्केटिंग कैसे काम करती है, अलग अलग टाइप्स ऑफ बिजनेसेस में की मार्केटिंग में क्या डिफरेंस होता है। दिस एपिसोड इज स्पॉन्सर्ड बाय विदेश जाने से पहले तैयारी और मुश्किलें। ये बुक अवेलेबल है अमेजन पे। अगर आप मार्केटिंग या मैनेजमेंट की पढ़ाई करने के लिए या फिर वर्क अब्रॉड के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो इस बुक में कंप्लीट करियर गाइडेंस दी गई है कि आपको किस कंट्री को चूज़ करना चाहिए, क्या प्रोसेस होती है उस कंट्री को चूज़ करने की, वीज़ा प्रोसेस क्या होती है, और किस बजट में किस कंट्री में एक जॉब अपॉर्चुनिटी होती है और कहाँ पे स्टडी अपॉर्चुनिटी होती है। इस सब कुछ इस बुक में बहुत डिटेल में डिस्क्राइब्ड है। दिस बुक इज़ रिटन बाय डॉक्टर रोहित शर्मा एंड अवेलेबल ऑन अमेजन। इस बुक को खरीदने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके इस बुक को खरीद सकते हैं। इस एपिसोड को लास्ट तक ज़रूर देखना, और अगर ये आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करे, आपकी मार्केटिंग लर्निंग्स में इम्प्रूवमेंट करे, तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और एक ऐसे फाउंडर के साथ, एक ऐसे पर्सन के साथ शेयर करना जिसे इसकी ज़रूरत हो। नितिन जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि जो डिज़ाइन की जो इम्पोर्टेंस होती है मार्केटिंग में वो कितनी होती है? आई थिंक मार्केटिंग में डिज़ाइन और कम्युनिकेशन सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं। जो चीज़ अच्छी नहीं दिखती वो अच्छी बिकती भी नहीं है। तो डिज़ाइन एस्थेटिक्स बहुत इम्पोर्टेंट है। आपने चाहे वो प्रेजेंटेशन हो या कम्युनिकेशन हो, अगर आप उसको ठीक से नहीं परोसेंगे तो वो बिखरा हुआ लगेगा। तो मार्केटिंग में बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप कितनी खूबसूरती के साथ कम्युनिकेट करते हैं, और कम्युनिकेशन विदाउट गुड डिज़ाइन नेवर ट्रांसलेट्स। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिल्कुल एसेंशियल। अब आज के टाइम पे क्या हो रहा है, ये एक चैट जीपीटी है जो डिज़ाइंस क्रिएट करके दे रही है। जनरली स्टार्टअप्स क्रिएट करवा रहे हैं, ठीक है, बड़ी ब्रांड्स के पास अपने ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं या अच्छे डिजिटल डिज़ाइनर्स हैं। एक वो चैट जीपीटी है। उन्हें कैसे ये बात समझाओगे आप कि उसकी इम्पोर्टेंस क्या है कि वो एक अच्छा डिज़ाइनर है, एक अच्छे यूआई यूएक्स क्रिएट करे या एक अच्छा डिज़ाइन क्रिएट करे, फिर वो सोशल मीडिया पे जाए, या एक चैट जीपीटी क्रिएट करके सोशल मीडिया पे अपलोड कर रही है? उन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो चैट जीपीटी जो जनरेट करेगा वो सबके लिए, अगर आपने प्रॉम्प्ट सेम है तो सबके लिए सिमिलर क्रिएट करेगा। अगर आज सारे ब्रांड्स चैट जीपीटी या परप्लेक्सिटी या किसी से भी एआई टूल से यूज़ करना शुरू करेंगे तो आपके ब्रांड का डिफ्रेंसिएशन ख़त्म हो जाएगा। तो ये वैसा है कि एक डिश की रेसिपी तो सबके पास है, बट सब वही क्वालिटी की डिश बना नहीं पाते। तो आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि आपको बनवाना क्या है और किस क्वालिटी का चाहिए। और इसका लॉन्ग टर्म में क्या इम्पैक्ट रहता है कि जो डिज़ाइनिंग देखो, कंसिस्टेंसी रहती है? कोई भी चीज़ जो कंसिस्टेंट नहीं है वो लॉन्ग टर्म में लास्ट नहीं करती। आप बहुत अच्छे ब्रांड्स देखो, आज हिंदुस्तान का सबसे प्यारा ब्रांड मुझे लगता है अमूल है ना। सबसे कम मार्केटिंग करके सबसे ज़्यादा आरओआई उन्होंने ही जनरेट किया है। अमूल गर्ल हमें पता है ना कहाँ स्टैंड करती है। दूसरा मिस्टर रतन टाटा ने जो टाटा की ब्रांड बनाई, वो इतनी ऑनेस्टी से बनाई कि टाटा ने जिस भी चीज़ को हाथ लगाया वो बड़ा हो गया। तो विश्वास तो यार बिल्कुल कोल पिलर है किसी भी
अच्छे बिजनेस को बनाने के लिए। अब यहाँ पर एक दो चीज़ें और होती हैं कि जो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जैसे आपके जो एक्सपीरियंस रहे हैं इंडिगो में, उसके बाद यात्रा में, फिर अडानी ग्रुप में, आप जब कोई भी डिज़ाइन करते हो, स्टार्ट करते हो बिल्कुल बेसिक से, हो सकता है कोई एक ऐसा डिज़ाइनर देख रहा हो जो अभी स्टार्ट करना चाहता है और उसे ये सीखना है, सबसे पहले वो क्या देखता है किसी भी बिजनेस में, क्या ब्रांड में, आपकी क्या थॉट प्रोसेस रहती है, क्या थिंकिंग रहती है? देखो, डिज़ाइनर के लिए 3-4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो हर ब्रांड का ना एक ईथोस, एक स्टाइल है, वो समझना। डिज़ाइन ऐसे नहीं कि आपने सिर्फ एक टूल से कुछ बना दिया, कुछ फोटोग्राफ लगाई, कुछ एलिमेंट लगाया, कुछ कम्युनिकेशन डाली, ऐसे नहीं है। हर ब्रांड का एक ब्रांड स्टाइल है, एक ईथोस है, उसकी एक कम्युनिकेशन करने की एक रेंज है। आप इंडिगो देखोगे, इंडिगो का डिज़ाइन लोगो हटा देंगे, दूर से भी देखेंगे वो पता चलता है ये इंडिगो है। हाँ। अदानी ग्रुप का देखेंगे तो पता चलता नहीं ये अदानी की बात हो रही है, टाटा, रिलायंस, सबका एक हिडन एलिमेंट है। तो पहले तो आप अपने कैनवस को समझो, फिर ये समझो कि कौन सी चीज़ें एसेंशियल हैं, कौन सी चीज़ें मस्ट हैव हैं, कौन सी चीज़ें वैल्यू ऐड है। तो इन 3 चीज़ों पे आप पकड़ते हो। इस लाइक डिफरेंट एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट्स को बैलेंस तरीके से डालना है। उसके बाद आपको ये भी समझना है कि आप किस कस्टमर सेगमेंट से बात कर रहे हो। आप CXO से बात कर रहे हो, आप एंड कंज्यूमर से बात कर रहे हो, आप एम्प्लॉयज़ से बात कर रहे हो, आप डीलर नेटवर्क से बात कर रहे हो। तो ये सारे चारों पांचों पार्टी हैं किसी भी ब्रांड के लिए। उसके एम्प्लॉयज़ होंगे, उसके पार्टनर्स होंगे, उसका डीलर नेटवर्क होगा, उसके एंड कस्टमर होंगे। एंड कस्टमर में भी 3-4 कस्टमर सेगमेंट रहेंगे, जो एक पहली बार आ रहे होंगे, एक लॉयल कस्टमर्स होंगे। तो इन सब के लिए कम्युनिकेशन, डिज़ाइन अलग तरीके से किया जाता है। तो ये समझना और उस प्रैक्टिस को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक यंगस्टर हो जो पहली बार जा रहे हो, तो आपका रिसर्च डिफाइन करेगा कि आप कितना लंबा आगे जाओगे। जाते ही फ्री टूल से या लाइब्रेरी से कूद नहीं पड़ना है। तो रिसर्च, वो प्रैक्टिस मैच बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड कप से पहले, ऐसे ही रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल से पहले। तो आपका रिसर्च जितना अच्छा होगा, जितना आप समझेंगे, डेटा की जितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, उतना अच्छा आप डिज़ाइन बना पाएंगे। अब यहाँ पे दो टाइप के बिजनेस हैं, एक है पूरे जो बड़े वेंचर्स हैं, अडानी ग्रुप हो गया, वहाँ पर जब आपने कभी कोई डिज़ाइन, एक सिंपल पीस ऑफ डिज़ाइन क्रिएट किया होगा, एक आज यहाँ पर डिज़ाइन क्रिएट करते हो, किसी स्टार्टअप में या कहीं पर किया हो या किसी को सजेस्ट किया हो, उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? आपकी थॉट प्रोसेस में कितना प्रेशर होता है? क्योंकि वहाँ पर पब्लिश करने का अलग डिफरेंशिएट है। तो 2 तरीके के प्रेशर है। एक बड़े एस्टेब्लिश ब्रांड में लेगेसी को मेंटेन करने का प्रेशर है कि आप धोनी हो, आपसे कोहली हो, आपको हर बार एक्सपेक्टेशन है कि आप 50 मारोगे, 100 मारोगे। तो बड़े ब्रांड के साथ ये प्रेशर है, क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी का, आउटकम का, ROI का। स्टार्टअप में ये है कि आप पहले प्लेयर हो, पहली बार मौका मिल रहा है, तो आप अच्छा कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो। तो स्टार्टअप गलती कर सकता है, पर वो गलती को इम्प्रूवमेंट जल्दी करना है, तो वहाँ पे एक्सपेरिमेंटेशन ज़्यादा होता है। लेगेसी ब्रांड के साथ एक्सपेरिमेंटेशन कम होता है, बट वहाँ पे आपके पास माइलेज होती है और पैसा होता है, तो वहाँ पे थोड़ा प्ले आप अच्छे से कर सकते हो। एक एवरेज डिज़ाइन को भी काम करवा सकते हो विद द पावर ऑफ मनी। स्टार्टअप के साथ वो पावर नहीं है। स्टार्टअप के साथ बस क्रिएटिविटी का और स्पीड का उसके पास बहुत ताकत है। एक और चीज़ है जो अदर मार्केटर्स हैं या मैं भी स्टार्टिंग में, तो क्या मेरा अनुभव है कि जब एक स्मॉल बिजनेस होता है, एक स्टार्टअप होता है जिसकी सपोज मंथली विजिट्स हैं 1000-2000 वेबसाइट विजिट्स हैं, वहाँ पर वो UI UX में वही इंटरनेट से सीख कर कि हाँ इसको इतना इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, हम ये भी टेस्ट कर सकते हैं, 0.01 सेकंड से कितना इफेक्ट होता है, कितने बिलियंस का रिवेन्यू अमेजन का लॉस हो जाता है, वो सब सीखते हैं और वो उसके पीछे मतलब स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन वहाँ पर उसका इफेक्ट ही नहीं होता, अगर ये भी टेस्ट है वो भी कंप्लीट नहीं हो पाते हैं। करेक्ट। तो उन्हें वहाँ पर किस चीज़ पर फोकस करना चाहिए कि इस चीज़ पर फोकस ना करके वो क्या करे, क्योंकि पहले उन्हें क्या इंपॉर्टेंस होनी चाहिए? जो नया स्टार्टअप है उसके पास ना ज़्यादा मौके नहीं होते। एक बड़े ब्रांड के ऊपर 1 मिलियन कस्टमर्स आते हैं एक दिन में पेज पे, छोटे ब्रांड पे 1000 आ रहे हैं, पहले 100 आ रहे होंगे, पहले किसी टाइम पे 50 भी आ रहे होंगे। तो उस 50 में सबसे पहले उसको कन्वर्ट कराना है। तो कन्वर्ट कराना होता है बाय हुक और क्रुक, राइट। तो उस समय आप लाउड डिज़ाइन से कन्वर्ट हो जाए,
कुछ फ्रीबी से कन्वर्ट हो जाए, आपको बस अंदर लाना है कस्टमर। बड़े ब्रांड के साथ ये प्रॉब्लम नहीं होती है, बड़े ब्रांड ABCD टेस्ट कर सकते हैं, उनका पूरा टेस्टिंग फ्रेमवर्क है। किसी एक टाइम पे बड़े प्लेटफॉर्म पे 10 12 15 एक्सपेरिमेंट चल रहे होते हैं। छोटे वाले को ना इतनी कॉस्ट है ना उतने रिसोर्सेज हैं, तो वो अपना बेस्ट गट के ऊपर खेलता है कि यार इन दो में से मुझे ये ठीक लग रहा है, पहले मैं ये करता हूँ, फिर देखूंगा चलेगा नहीं चलेगा, उसके बाद कोशिश करेंगे। तो छोटे बिजनेस के लिए मेरा मानना है कि ज़्यादा फैंसीनेस से ज़्यादा कोर प्रोडक्ट पे अगर ऑफर पे बिलीव करेंगे, आप वो प्रॉमिस करो जो आप डिलीवर कर पाओ। तो मैं कहता हूँ कि 90% ब्रांड्स डोंट इवन डिलीवर व्हाट दे प्रॉमिस, दैट्स वेयर दे गेट डिसअपॉइंटेड कस्टमर्स। तो अगर आपने आप वो प्रॉमिस करो जो आप डिलीवर कर पाओ, और कोशिश करो कि जो प्रॉमिस किया उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा दे दो, तो इंडियन कस्टमर तो बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि हमें थोड़ा एक्स्ट्रा मिलने पे बहुत मज़ा आता है। एंड ये चीज़ काम करती है छोटे बिजनेसेस के लिए, प्रॉमिस एंड डिलीवर लिटिल एक्स्ट्रा। प्रॉमिस व्हाट यू कैन एंड डिलीवर व्हाट यू कैन डू, थोड़ा सा उससे एक्स्ट्रा, तो आपका धंधा बहुत बढ़िया चलता है। सो इसमें जो अलग अलग इंडस्ट्रीज हैं उनमें क्या क्या डिफरेंस होता है, मैं आपके एक्सपीरियंस से ही जानूंगा कि जैसे यात्रा है वो एक ट्रैवल बुकिंग है, एविएशन है इंडिगो, और अडानी ग्रुप है जो एक पूरा वेंचर्स, उन चारों के जहाँ पर आपको क्या लगता है, ये आपकी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या डिफरेंस रहता है हर इंडस्ट्री में? सो अजय, तीनों का एग्जाम्पल लेते हैं। एक OTA का एग्जाम्पल लेते हैं विच इज़ यात्रा, एक एयरलाइन का एग्जाम्पल लेते हैं विच इज़ एविएशन प्लेयर, एक अदानीज का एग्जाम्पल लेते हैं जो एयरपोर्ट ऑपरेटर है। अब तीनों यात्रा पे किसी ने फ्लाइट बुक की होगी, इंडिगो से फ्लाई किया होगा और अदानी एयरपोर्ट पे लैंड किया होगा या टेक ऑफ किया होगा, सेम कस्टमर है, आप तीनों उस जर्नी में तीनों जगह से जा रहे हो। बट एज अ कस्टमर कौन सा ऐसा ब्रांड है जो आपको ओन करता है? एयरलाइन, ओके, है ना। एयरलाइन सबसे पहला है कि आपको A से B पे जाना है, तो आपको कौन सी चीज पहुंचाएगी? एयरलाइन, करेक्ट। उसके बाद क्या, आप इंडिगो को आप यात्रा से भी बुक कर सकते हो, मेक माई ट्रिप से भी कर सकते हो, एक्सिगो से भी कर सकते हो, क्लियर ट्रिप से भी कर सकते हो, है ना, जर्नी से भी कर सकते हो जो हम बना रहे हैं। बट आज इंडिगो और एयर इंडिया और अकासा और स्पाइस के अलावा आप कोई एयरलाइन नहीं चूज कर सकते। तो यहाँ पे लिमिटेड ऑप्शंस हैं, एग्रीगेटर्स बहुत सारे हैं, एयरलाइन मुश्किल है। अब अदानीज की बात करो, अब आप मुंबई में उतरोगे तो अदानी एयरपोर्ट पे ही उतरोगे, आप बोलोगे कि पुणे में उतर जाऊंगा, अब तो पॉसिबल है ना। तो कस्टमर ओन करता है, बट कस्टमर कैश कौन करता है? तो एयरलाइन एक कस्टमर से 300 500 700 रुपए बना सकती है, ओके, बट एयरपोर्ट्स कस्टमर से कितना बना सकते हैं? ज़्यादा बना सकते हैं, 2 3 4 5 हज़ार बना सकते हैं पर कस्टमर। अब एवरेज कितना बनाते हैं? मे भी 500 600 बनाते हैं, बट पोटेंशियल बहुत ऊपर है। हिंदुस्तान में इस स्पेस में अभी बहुत कुछ होना बाकी है। तो सेम कस्टमर है, उसके पास बहुत सारी ऑप्शन है OTAs के ऊपर, तो वहाँ पे प्राइस सेंसिटिव होता है। वो देखता है कि यार मुझे इंडिगो की फ्लाइट चाहिए दिल्ली से मुंबई, ये पहले तो वो देखता है कि मुझे दिल्ली से मुंबई जाना है, तो इंडिगो, एयर इंडिया, अकासा, स्पाइस 4 ऑप्शन है, चारों में से जो सा सस्ता देगा, जो मेरे टाइम को सूट करेगा, जो जल्दी पहुँचाएगा, जो फ्री मील देगा, उसको चूज़ कर लूँगा। करेक्ट। लेट्स अज्यूम कि आपने इंडिगो कर लिया, हम एक्स इंडिगो हैं, तो इंडिगो आपने चूज़ कर लिया। अब आप उड़े तो आप अदानी एयरपोर्ट के लिए, बट वहाँ पे आपको बहुत सारी सर्विसेज मिल सकती हैं। आप कहोगे कि यार हम मीट एंड ग्रीट ले लें, लाउंज ले लें, F&B ले लें, ड्यूटी फ्री ले लें, तो वहाँ पे रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन अपॉर्चुनिटी बहुत है। बट अब एक स्टेप वापस जाते हैं कि इंडिगो में भी किसी आदमी ने तो बोला होगा कि पेड सीट कर दो, मील पहले प्री बुक कर लो, फास्ट फॉरवर्ड सर्विस ले लो, तो एंसिलरी रेवेन्यू यहाँ पे आती है। बट यात्रा वाला अगर सिर्फ फ्लाइट बेच रहा है और होटल या कैब नहीं बेचेगा या मेक माई ट्रिप वो नहीं बेचेगा, तो एंसिलरी रेवेन्यू नहीं आएगी। तो अगर डिज़ाइनर के पास बिजनेस वाला दिमाग है और वो ये सोच ले कि कस्टमर तो आ गया एक सर्विस लेने, इसके साथ और क्या बंडल करके बेच दूं, तो जिस आदमी को ये समझ में आ जाता है वो बहुत लंबा चलता है दोस्त। तो जब जो ऑडियंस है उनको ये सीखना है
कि डिज़ाइन से होगा क्या, हाँ मार्केटिंग से, कम्युनिकेशन से होगा क्या। अगेन एक एग्जांपल देता हूँ। आपने किसी ने आपको बोला कि आपने एक फ़्लाइट टिकट खरीदी। अब उसने बोला कि अगर मेरे से कैब बुकिंग, एयरपोर्ट तो जाओगे ना, तो कैब बुकिंग मेरे से ले लो और मैं फिक्स प्राइस पे दे दूंगा, तो आपको सर्च प्राइसिंग नहीं लगेगी, 500 रुपये में एयरपोर्ट छोड़ दूंगा। चांस है कि आप ले लोगे, क्योंकि अगर एवरेज में 700 रुपये लगते हैं और आपको वो 500 रुपये का ऑफर दे रहा है तो बढ़िया है। दूसरी कंपनी के लिए, क्योंकि वो वही कैंपेन चला के फाइट करेगा नए कस्टमर के लिए, ये क्योंकि फ्लाइट पे खरीदने आया था और इसने दूसरा सर्विस बेचा, उस पर एडिशनल कैक नहीं है, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट नहीं है, तो सारा मार्जिन इसका बन गया। तो जो आदमी पहले 5,000 खर्च रहा था, अब कितना खर्च रहा है? 5,500। ये आर्ट है। ऑडियंस को ये सीखना है, जो आपके बच्चे देख रहे हैं ये सीखना है। एक और होता है कि जो कलर्स होते हैं डिज़ाइन में, कि हाँ हर एक कलर का एक मतलब होता है, इस इंडस्ट्री में ये होना चाहिए। लेकिन अगर हम सिर्फ सपोज एविएशन में ही देखें, 4 वो बिजनेस हैं, 4 ब्रांड्स हैं, एयर इंडिया हो गई, आकाशा हो गई, सभी के अलग अलग कलर्स हैं जी। अब वो ब्लू ठीक है ट्रस्ट के लिए होता है, रेड कलर डेंजर के लिए होता है, लेकिन वो यूटिलाइज कर लेते हैं। एग्रेशन के लिए भी होता है। हाँ एग्रेशन के लिए होता है। जी। तो अब उसके लिए कैसे सेलेक्ट करे कोई भी, क्योंकि उन्हें तो वही है कि वो चीज़ एक या दो चीज़ें ही पर देखें। इंडिगो कभी रेड करेगा नहीं ना, हर ब्रांड इंडिगो नहीं करेगा, हर ब्रांड का अपना होता है। लेकिन अगर कोई नई एविएशन इंडस्ट्री में कोई नई एयरलाइन आती है, हाँ, अब उनके जैसे पास संख choice- आती है, उनके पास चॉइस है, तो वो कैसे सेलेक्ट करते हैं? तो देखो, इसके लिए ना बहुत ब्रांड स्टडीज होती हैं, यूजर स्टडीज होती हैं कि आप किस टाइप के ऑडियंस को सर्विस करना चाहते हो। आपको अगर रॉयल कुछ करना है तो आप पर्पलिश थोड़ा उसमें करोगे। अकाशा यूथ में गई तो उन्होंने ऑरेंज किया, है ना। एग्रेशन में गए, थोड़ा स्पीड पे गए तो आपने एयर इंडिया किया। इंडिगो गया मार्केट साइज पे, ब्लू पे, सेफ्टी पे, कॉर्पोरेट पे, एलिगेंस पे, तो उन्होंने ये किया। तो जब आप नया एयरलाइन बना रहे हो तो आपको ये देखना है कौन से सेगमेंट को आप सर्व करोगे। और आप इस क्राउडेड मार्केट में 5 ब्रांड ऑलरेडी हैं, छठा ब्रांड अगर आप हो तो आपको स्टैंड आउट भी होना है। आपकी ब्रांड आइडेंटिटी उस हिसाब से आनी भी चाहिए। ओके। तो एक डिज़ाइनर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टूल उसकी रिसर्च है। जितना करना शुड बी 10%, रिसर्च शुड बी 90%, है ना। वर्ल्ड कप के फाइनल से पहले की जो प्रैक्टिस मैच की तैयारी है, आईपीएल 2 महीने होता है, 3 महीने होता है, बट वो जो 9 महीने की तैयारी है वो डिसाइड करते हैं कि आईपीएल के उसमें क्या होगा। तो रिसर्च वही इंपॉर्टेंस रखती है आपके उसमें, कि आप अपने ब्रांड को कितना समझते हो और अपने ब्रांड से ज़्यादा बाकी कंपटीशन के ब्रांड को कितना समझते हो। कंपटीशन को, दुश्मनों को दोस्तों से पास रखना चाहिए। तो फिर आपने जो इंडिगो में जो 10x का ROS लेकर आए थे कि एवरी $1 स्पेंड पर आपने $10 रिवेन्यू जनरेट किया था टीम उस ने टाइम किया। पर। हाँ टीम ने किया था, आपकी टीम ने। तो उसमें क्या क्या फिलोसफी थी या कैसे किया था, या उस टाइम पर कुछ यार हमने ना मार्केट कोविड सिचुएशन देखा अलग अजय। थी? हम लोगों ने कोविड में सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी देखी कि हमारा वेब चेक इन एक X% होता था, हम उसको 96 तक ले गए, क्योंकि हमें वो मौका मिला टू रिविजिट थिंग्स, कि जो ट्रांसफॉर्मेशन पिछले 5-10 साल में नहीं हुआ था, हम उन प्रोजेक्ट्स को पिक कर पाए, ये कोविड के लीकिंग बकेट बाद? को फिक्स कर पाए। कोविड, ड्यूरिंग कोविड, एक एयरलाइन के लिए कोविड समझते हो क्या होता है? हाँ तभी तो इट्स लाइक आईसीयू सिचुएशन। हाँ कोविड के टाइम पर तो हर बहुत दिन आपके जो प्लेन नहीं चल रहे, उतना मनी आप लूज कर रहे हो। हाँ हाँ? अब जब एकदम अनाउंस हुआ लॉकडाउन, तो आपको पता है कि मिलियंस की तादाद में फ्लाइट टिकट्स कैंसिल हुए। कस्टमर्स को हैंडल करना कितना मुश्किल रहा होगा। सबको तो एक दिन में रिफंड नहीं दे सकते, एयरलाइन ही बंद हो जाएगी। बिल्कुल। तो कितना तरीके से वो किया गया होगा, कम्युनिकेशन से, रिसर्च से, कस्टमर सपोर्ट से। तो उसमें वो पूरा इकोसिस्टम लगा, सीईओ से लेके एग्जीक्यूटिव तक इन्वॉल्व हुआ, तब वो हैंडल कर पाए ढंग से। तो अगर रिसर्च नहीं करेगा कोई भी आदमी डीप डाइव नहीं समझेगा, तो वो आरओआई निकाल ही नहीं सकता। पहले ये देखना है कि पेन पॉइंट क्या है और पेन पॉइंट को सॉल्व करके पैसे कैसे बन सकते हैं। बिना पेन पॉइंट सॉल्व करे पैसे बन ही नहीं सकते। हाँ। आप डॉक्टर अजय हैं, है ना, आपने वो कमाया है, ऐसे ही रेवेन्यू भी मेहनत करके कमाया जाता है। कोई कस्टमर फ्री में किसी भी
उसके लिए एक पैसा नहीं देता है, तो वो वैल्यू ऐड पे देगा। ऐसे क्या कुछ अलग किया उस टाइम पर कि, क्योंकि बाकी एविएशन इंडस्ट्री भी कर ही रही होंगी काम, तो उन्होंने भी किया होगा, उनके भी कुछ हाँ यार, कुछ इंडिगो ने inputs होंगे। 10% मार्केट शेयर, इंडिगो ने, हाँ, अब आज के दिन सबसे बड़ी एयरलाइन है वो, लगभग 50% से ज़्यादा ही वो है, 60% क्रॉस हाँ, कर गया। 60% क्रॉस कर गया उनका मार्केट शेयर। तो उसमें क्या अलग था? आई थिंक लोग और उनके जुनून अलग था। उन्होंने अपॉर्चुनिटी ढूंढी क्राइसिस में, और उन्होंने ये नहीं कहा कि ये जो चल रहा है ये बेस्ट है। हमने चैलेंज किया हर एक चीज़ को लीडरशिप के साथ कि इसको और कितना बेटर किया जा सकता है, इसको और इवन 1% इम्प्रूवमेंट एवरी डे एंड अप रिजल्टिंग इन अ वेरी गुड आउटकम। तो थोड़ा और बेटर कैसे किया जा सकता है, थोड़ा और बेटर कैसे किया जा सकता है, चाहे वो एंसिलरी रेवेन्यू हो, चाहे वो लॉयल्टी हो, चाहे वो डायरेक्ट मार्केट चैनल शेयर हो, कि भी लोग OTAs पे ना जाके सीधा इंडिगो की वेबसाइट या ऐप पे कैसे बुक करें, उसके लिए क्या कर सकते हैं। जो हमारे से खरीद रहा है सिर्फ एयर टिकट, वो होटल, कैब, बाकी सर्विसेज कैसे खरीद ले। जो सिर्फ फ्लाइट टिकट खरीद रहा है वो वेब चेक इन और मील बुक कैसे कर ले, उससे पैसे बनते हैं। एक रील देख रहा था मैं, उसमें ये था कि जो इंडिगो है, मतलब इंडिगो नहीं स्पेसिफिकली, कोई भी एयरलाइंस है, उनके जो कस्टमर सपोर्ट्स है वो आज के दिन AI हैंडल कर रही है जी। लेकिन जब कस्टमर, इनका जो कस्टमर्स होता है, जब इनसे कांटेक्ट करते हैं वो उस टाइम पर बहुत प्रॉब्लम में ही होते हैं मोस्टली। जनरली ठीक है, एक टिकट बुक करने के लिए कर रहे हैं तो अलग है, लेकिन फिर भी किसी को अर्जेंट में करनी पड़ती है, किसी की कैंसिल हो गई, किसी को और कोई भी प्रॉब्लम्स होती है, वहाँ पर AI उन्हें हैंडल नहीं कर पाती। तो मैंने कुछ रील्स देखी हैं ऐसी जो मुझे आई हैं। तो क्या ऐसे बिजनेसेस के लिए, नॉट ओनली इन द AI, किसी भी बिजनेस के लिए कस्टमर सपोर्ट में AI कितना होना चाहिए या नहीं होना चाहिए एथिकली? पहली बात, हम लोगों के लिए, लोगों से बिजनेस बनाते हैं, तो अगर कस्टमर ही खुश नहीं है तो उस बिजनेस की कोई वैल्यू नहीं है। आज कोई भी खुश कस्टमर जाके ट्विटर पे गाली नहीं देता। बिल्कुल। अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो कोई आपके कॉल सेंटर पे फोन नहीं करेगा। जब उसको मदद चाहिए तब वो करेगा। जब उसको मदद चाहिए, उसको मदद चाहिए और जल्दी से जल्दी चाहिए। तो AI से अगर हम 80-90% भी कर पा रहे हैं, एक ह्यूमन इन द लूप का कॉन्सेप्ट होता है। तो जहां पे आपको लगे कि बॉर्डर लाइन केस हो गया है, जहां पे AI पूरा सॉल्व नहीं कर पा रहा, वहां पे आप ह्यूमन इन द लूप डाल दो। अगर आप 80-90% भी AI से कर रहे हो, जो हम कहते हैं कि मास केसेस है, कि भाई फ्लाइट स्टेटस है, PNR रीशेड्यूल करना है, कुछ कैंसिल करना है, मेरे रिफंड का क्या हुआ, मील ऐड करना है, ये सब आराम से हो जाते हैं। एक व्हीलचेयर पेशेंट है जिसको व्हीलचेयर चाहिए चाहिए, बट आपकी वेबसाइट पे वो ऑप्शन कह रहा है कि हमारा कोटा पूरा हो गया, अब हम नहीं कर पाएंगे। वो कस्टमर केयर से बात करके ही सोल्व होगा, वो सॉल्व ही नहीं होगा। एक आदमी की फ्लाइट कैंसिल हुई थी, उसका रिफंड आ ही नहीं रहा है, टाइमलाइन हो गई और आपका सिस्टम कह रहा है कि रिफंड चला गया, पर उसके अकाउंट में नहीं आया। वो AI से सॉल्व नहीं होगा, वो ह्यूमन इन द लूप लाना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे वो प्रिविलेज होती है कि इस सेगमेंट के बाद पहले कस्टमर का ख्याल रख लो और बाद में ट्रैक करेंगे पैसा कहाँ गया। तो जो ह्यूमन टच है, मुझे लगता है हिंदुस्तान की वो सबसे बड़ी मेरिट है, सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, वो हमें छोड़ना नहीं चाहिए। चाहे वो एयरटेल है, चाहे वो इंडिगो है, चाहे वो अदानी है, चाहे वो टाइम्स है, चाहे यात्रा था। कस्टमर ऑब्सेशन सबसे बड़ी सुपर पावर है ब्रांड्स के लिए, और ह्यूमन इन द लूप मैं पर्सनली मानता हूँ कि रखना चाहिए। हो सकता है कि आज वो 20-30% रह गया है और कल 10 रह जाएगा, बट ज़ीरो तो नहीं होगा, और ज़ीरो करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई एक सेगमेंट होगा जो या तो बिल्कुल पहली बार कर रहा होगा और उसको कुछ हेल्प चाहिए होगी, या वो बहुत बार कर चुका होगा, या उस एज पे होगा जो क्रिटिकल होगी जिसपे वो हेल्प चाहिए होगी। तो ह्यूमन इन द लूप रखना चाहिए, 0 और 1 नहीं है। हाँ। और बिजनेस टू बिजनेस, अब एक हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल के कस्टमर को सारा AI सॉल्व नहीं कर पाएगा, उसको भी नहीं कर पाएगा, उसे तो एम्पैथी चाहिए, है ना। आपने उबर बुक करी और आपके ड्राइवर ना कैंसिल कर रहा है और ना आ रहा है, और बोल रहा है कि एयरपोर्ट जाने के 1200 रुपये लूंगा, और ऐप के ऊपर आ रहा है 600 रुपये, तो आप क्या करोगे? अब आप दूसरी राइड बुक नहीं कर सकते, वो कैंसिल नहीं कर रहा है, आ रहा नहीं है, अननेसेसरी पैसे मांग रहा है। ऐसे जोमेटो, स्विगी है, जेप्टो है, यहाँ पर भी यही है, लेकिन यहाँ पे ह्यूमन इंटरफेयर है कि अगर वो नहीं होती है कोई भी, उन्होंने भी काफी AI सॉल्व किया ना। उन्होंने काफ़ी किया है, लेकिन एविएशन में कुछ ज़्यादा ही है ये, जहाँ तक मेरा पर्सनल अनुभव है कि जहाँ पर भी देखा है। ट्रैवल एक्सपेंसिव अफेयर है, एक्सपीरियंस लेड है, और जहाँ पे भी हाई टिकट वॉल्यूम है
वहाँ पे ह्यूमन इन द लूप लाना पड़ता है। आप अपनी गाड़ी ठीक करवाने जाओ और कोई बोले कि 10,000 की सर्विस थी, एस्टिमेट दिया और आपका सर्विस बिल आ गया 30,000 का, आप एआई से बात करके मान जाओगे क्या? बिल्कुल नहीं आप बात मानेंगे। करोगे किसी से कि भाई 10,000 बोला था, 30,000 कैसे आ गया? हाँ, क्योंकि वो नहीं समझ सकती ना एआई Correct. के बाप। अब अडानी पे अगर बात करें हम, तो अडानी में बहुत सारी थी, अडानी विल्मर है, एनर्जी है, और अडानी वन में लगभग सभी का कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट था। जी, तो उसको आपने कैसे एनालाइज किया, क्योंकि या आपको उसके लिए हर बिजनेस जानना पड़ता होगा उस टाइम पर? मैं वो समझना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं सोच सकता कि वहाँ पर कैसे सो डिसीजंस लिए। अदानी वन में प्राइमरली हमने एयरपोर्ट लेड किया, हाँ। बट क्योंकि मैं कंज्यूमर बिजनेसेस को हेड करता था, तो वो 6 कंज्यूमर बिजनेसेस के टच पॉइंट्स रहे। बट हर बिजनेस का कस्टमर का नीड और सेगमेंट अलग होता है। जब आप एक आटा दाल चावल घी खरीद रहे हो तो आपका माइंडसेट अलग है, और जब आप एयरपोर्ट से ट्रैवल कर रहे हो तब आपका माइंडसेट अलग है। ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी के आप मुंबई के कस्टमर हो तो आपका माइंडसेट अलग है। तो इवन इफ आई एम सेम गाय, पर मैं 3 अलग अलग बिजनेसेस से अलग अलग तरीके से जब डील करता हूँ, या मेरी फैमिली से कोई डील करता है, तो नीड स्टेट अलग होता है। तो कस्टमर सेगमेंट और नीड स्टेट के बेस पे आप देखते हो कि प्लेटफॉर्म पे क्या दिया जाए। अगेन एग्जांपल से लेके बात करते हैं। ड्यूटी फ्री बिजनेसेस है, अदानी वन से पहले ड्यूटी फ्री बिजनेसेस को प्री ऑर्डर करना बहुत मुश्किल होता था। लॉयल्टी नहीं होती थी, एक सेगमेंट प्लेटफॉर्म नहीं होता था, 4 चीज़ें नहीं होती थी। बट ड्यूटी फ्री ज़्यादा कोई क्यों क्यों लेगा, कब लेगा? एक तो अच्छी ऑफर्स के लिए लेगा, एक्सक्लूसिव ऑफर्स के लिए लेगा, कन्वीनियंस के लिए लेगा, अच्छे पॉइंट्स के लिए लेगा, एंड स्पेशली अगर उसको कुछ एक्सक्लूसिव ऑर्डर करना है जो आपकी मेन कैटलॉग पे नहीं है, लास्ट मिनट पे, उसके लिए होगा। ऐसे ही अगर मीट एंड ग्रीट सर्विसेज की बात करेंगे या लाउंज की बात करेंगे, आपके पास 10 कार्ड्स हैं, कौन सा कार्ड लाउंज पे चलेगा? अब या तो आप वो काउंटर पे खड़े होकर लॉन्ग लाइन में आप देख रहे हो कि कौन सा कार्ड चलता है, कौन नहीं चलता है, टाइम जा रहा है, एम्बेरसमेंट हो रही है, ये नहीं चल रहा सर, वो नहीं चल रहा। तो आपने एक प्लेटफॉर्म बना दिया जहाँ पे बोलो आप कार्ड डालो और अपना बुक कर लो और देख भी लो कि कौन सा चलता है, नहीं चलता। अब पेन पॉइंट से धंधा बना, अपॉर्चुनिटी वहाँ से निकली। तो हर एक पेन पॉइंट से यूज केस समझ के उसको सर्विसेज में कन्वर्ट किया गया, वैसे बनता धंधा। तो वो, और उसी धंधे को कम्युनिकेट करना है। तो डिज़ाइन और मार्केटिंग बिल्कुल सिक्के के 2 पहलू के हिसाब से चलते हैं। आज से 20 साल पहले जब आपने मार्केटिंग स्टार्ट की थी, हाँ, डिज़ाइन स्टार्ट किया। हाँ डिज़ाइन स्टार्ट किया था, उस टाइम पर आपकी क्या सोच थी मार्केटिंग के बारे में? और फिर 10 साल पहले, लॉकडाउन से पहले क्या थी और आज क्या है? तब अवेयरनेस कम होती थी, कंपटीशन भी कम होता था, और किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने में थोड़ा टाइम लगता था। आज वो यूटिलिटी हो गया है, आपने डाला और बन गया, प्रॉम्प्ट डाला बन गया, टेम्पलेट्स हैं, फ्री टूल्स हैं। तो आज बनाना मुश्किल नहीं है, आज क्या बनाना है वो मुश्किल है, और जो चलेगा वो बनाना वो बहुत मुश्किल है। आपने बहुत रिसर्च करके कुछ बनाया और आपके कंपटीशन ने कॉपी कर लिया, तो आपको सिर्फ आज जो चलेगा वो नहीं देखना, आपको ये भी देखना है कि जो आज प्लानिंग है और जो एजिलिटी है वो बहुत मैटर करती है कि अगला क्या, इसके बाद क्या, इसके बाद क्या, क्योंकि सब लोग कैचअप गेम खेल रहे हैं। ठीक है। ये बहुत, मतलब ये बहुत बड़ा चेंज है। 20 साल पहले लिमिटेड टूल्स होते थे, लिमिटेड रिसोर्सेज होते थे, और आइडिया को टेस्ट करने में बहुत टाइम लगता था। आज आइडिया टेस्ट 1 घंटे में हो जाता है, 1 दिन में हो जाता है। पहले नहीं होता था, 1 दिन में बनाते थे। आज ब्रीफ आई है, फिर बनाएंगे, फिर दिखाएंगे, फिर अप्रूवल लेंगे। आज वो सब कुछ ऑटोमेटेड है बॉस। उस टाइम जब आपने मार्केटिंग में स्टार्ट किया, जैसे यात्रा में आई, उसमें भी ठीक है, डिज़ाइन में, यात्रा में, उस टाइम पर आपको क्या लगता था कि मार्केटिंग में कैसे कर सकता हूँ? और आज ऐसी कोई चीज़ जो आपने अनलर्न की हो, कि उस टाइम पर लगता था कि हाँ ये होती होगी, अब लगता है कि ये तो होती नहीं। हाँ यार, कि मुझे आता है ये तो छोड़ना पड़ेगा। मैं आज भी यही सोच के जाता हूँ कि मैं सीखने जा रहा हूँ। पहले 10 साल मुझे लगता था मुझे आ गया और मेरी नॉलेज बढ़ रही है। अब नॉलेज की जो वो है, मतलब चैट जीपीटी और उन सबने ख़त्म कर दी कि वो रिसर्च है। आपने बोला कि यू आर एनालिस्ट ऑफ बिग 4 और मुझे ये करके दे दे, उसने दे दिया। आपने बोला ये कैंपेन चल रहे हैं कंपटीशन के, इनको एनालाइज करके बता दो कौन से 10 क्रिएटर्स में से कौन से 3 बेटर चल रहे हैं, इसी के हिसाब से मुझे स्क्रिप्ट दे दो, इसी के हिसाब से मेरे क्रिएटिव बना दो, और आपने चला दिए। अब ये तो सब कर लेंगे, आप कर रहे हो कंपटीशन के लिए, कंपटीशन भी करेगा आपके लिए।
अब जैसे आपने बताया इसी में कि चैट जीपीटी या कोई भी एआई है, जो जनरेटिव एआई है या कोई भी एलएलएम मॉडल है, उसने सब कुछ क्रिएट करके दे दिया। करेक्ट। तो वहाँ पर जो भी सीडीओ है या चीफ डिज़ाइन ऑफिसर है या एक मार्केटर है, उनका क्या रोल रह जाता है प्लीज़? नहीं नहीं यार, वो वही कह रहा हूँ ना कि ये तो अब उसमें बड़े और छोटे ब्रांड की डिफ्रेंसिएशन ही खत्म हो गई। अगर एक प्रॉम्प्ट कोका कोला ने डाला और मैंने डाला, सेम है ना। अब लाहौरी जीरा और कोका कोला सेम नहीं है ना, बेवरेज स्पेस में है, बट आपको पता है लाहौरी जीरे ने वो किया जो कोका कोला नहीं कर पाया हिंदुस्तान में। मजेदार स्टोरी है नहीं? हाँ, वो उस छोटे से स्पेस में जहाँ तक छोटे वो से टच ही स्पेस नहीं में कर जाके पाया। इतना बढ़िया बिजनेस बनाया हम्म, है ना? तो मैं इंडियन बिजनेसेस का फैन रहा हूँ और मुझे लगता है कि हिंदुस्तानी एसएमईज सबसे बड़ा प्लेग्राउंड है सीखने के लिए। okay, अगर आपको सीखना है तो आप बड़े ब्रांड की जगह छोटे ब्रांड में काम करो, इमर्जिंग ब्रांड में काम करो, वहाँ आप सीखोगे यार। टूल अब क्लॉड का वो लाइसेंस कितना है यार, वो सब अफोर्ड कर सक रहे हैं। हाँ, तो टेक्नोलॉजी तो अब एनेबलर हो गया, कोई एज सबको आ गया। आपको कोड करना आता है नहीं आता है, आप एक बेसिक लेवल का ऐप बना सकते हो, आप अपना बिजनेस आज गो टू मार्केट कर सकते हो, आपको लॉजिस्टिक्स के लिए प्रॉब्लम नहीं है, प्लग इन प्ले सब है, शॉपिफाई है, यहाँ पे डिलीवरी आ गया, यहाँ पे अमेजोन गूगल आ गए, यहाँ पे आपको कोड के लिए एप्लीकेशन मिल गई। तो डिफ्रेंसिएशन क्या है विनिंग का? कोड धंधे की नॉलेज, कि ये आदमी ये कस्टमर मुझसे खरीदेगा कि नहीं, इसको चाहिए क्या। आप हॉस्पिटल के बाहर फैंसी ड्रेस की वो बेचना शुरू कर दो तो बिकेगी क्या? हाँ, वहाँ कोई फूल बिकेंगे, फल बिकेंगे। हाँ, तो कहाँ पे क्या बेचना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, किसको क्या कब चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो आप कैसे एनालाइज करते हो? मैं वही कह रहा हूँ कि यार कस्टमर समझना, और कस्टमर सबसे बड़ा टीचर है, वो इतनी तेजी से बदल रहा है। तो आपको हर बार ये सोचना है कि ये कस्टमर को 3 महीने पहले ये चाहिए था, 3 महीने बाद हो सकता है नहीं चाहिए उसको, अब उसको कुछ और चाहिए। ठीक है। और अभी जैसे धीरे धीरे थोड़ी एआई का और ज़्यादा ट्रेंड आ रहा है, लेकिन लोग एआई से कुछ डिस्कनेक्ट भी हो रहे हैं, कुछ मतलब वापस जाने लग रहे हैं अपने Right. पहले वाली उसी पे। तो उसका क्या है कि आगे कितना किस लेवल पर एआई जाएगी, या फिर एक अभी का है कि 4-5 साल का है, उसके बाद कुछ और नया आ जाएगा, कभी कुछ तो यार पता देख, नहीं। तो मैं बस एक- ऐसे जानना चाहता हूँ। एक तो पावर ऑफ डेटा, पावर ऑफ टेक्नोलॉजी हमेशा से रही है। आज उसका एक अच्छा फैंसी टर्म है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस तो रही है, बिल्कुल। राइट? ह्यूमन इंटेलिजेंस भी हमेशा से रही है। तो कितने टाइम तक ये इसी स्पीड पे ग्रो होता रहेगा ये किसी को नहीं पता। क्या ये सब कुछ रिप्लेस करेगा? मुझे नहीं लगता। मे बी आई एम रॉन्ग, मे बी आई एम राइट, बट मुझे लगता नहीं है कि सब कुछ रिप्लेस कर सकता है। आज तेरे को टेक्नोलॉजी नहीं आती, तूने एक एप्लीकेशन बना ली कोड से, और कल को तेरा डेटा हैक हो गया, उसने बैकअप डिलीट कर दिया, सब हो रहा है। हाँ, ओके, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ हो रहा है। क्योंकि एक ब्रांड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होती है अजय? रेपुटेशन। आपका कस्टमर का एक बार ट्रस्ट गया ना दोस्त, सब खत्म। अगर कस्टमर तुझे विश्वास ही नहीं कर रहा तो सब खत्म। एक नुक्कड़ पे गली में ठेले वाले के पास छोले भटूरे जो मिल रहे हैं और जो हल्दीराम्स में मिल रहे हैं, उनमें डिफरेंस क्या है? कि हल्दीराम के खा के मेरा पेट खराब नहीं होगा, हाँ, हाइजीन है, ट्रस्ट है ना, क्वालिटी है। तो ये सारा गेम उसका है। टेक्नोलॉजी में भी आपको जो आता नहीं है आपने वो कर दिया, और कल को कुछ बिखर गया, आप संभालोगे कैसे? गुड बैड अगली केस होते हैं बिजनेस में। तो ऐसा नहीं है कि वही है जिसको कोर है। अब उबर में एआई आ गया, बट जो ड्राइवर चला रहा है वो सेफ्टी तो उसके हाथ में है। प्राइसिंग में एआई आ गया, ड्राइवर अलॉटमेंट में एआई आ गया, उनकी फ्लीट मैनेजमेंट में एआई आ गया, ओके, रेवेन्यू मॉडल में एआई आ गया। बट जब आप कस्टमर बैठ गया गाड़ी में, ओला में, उबर में, रैपिडो में, तो घर पहुंचने की ये जो सेफ्टी है, ये जो कैसे पहुंचोगे, ये तो ह्यूमन ही है। हाँ, कि लेकिन ये बदल जाएगा। टेस्ला भी आ रही है ऑटो ड्राइविंग में। हिंदुस्तान में मैं तो बहुत खुश होऊंगा अगर पूरा ऑटोनमस कार्स चलें, बीच में गाय खड़ी है और वो रॉन्ग साइड से आ रहे हैं लोग, मजा बहुत आएगा दोस्त। कि तो उस समय एआई क्या करेगा। वो मुश्किल हो सकता और है। वो अभी यूएस में भी पूरा सक्सेसफुल नहीं है। हाँ, अभी तो आप प्रोटोटाइप बताओ है। कितने % हो रहा है? इतनी नहीं, बस वो एक टनल बना रखी है, ज़्यादातर तो उसी में चलती है वो। उसी में चलती है, चलो लिमिटेड स्पेसेस में हो रहा है। वो कितना रेगुलराइज, कितना ऑर्गेनाइज्ड है हिंदुस्तान में अभी तो बहुत, हम वहाँ से बहुत टाइम दूर है। लगेगा। मतलब अभी बहुत दूर है दोस्त। मतलब आप मेरे से आधी उम्र के हो, तो
आपकी जब तक यहाँ पहुँचोगे तो हो जाएगा, बट अभी मेरे 2-3 साल में तो मुश्किल लग रहा है मुझे। तो आपने यूएस के बिजनेसेस भी देखे होंगे, वहाँ की इकोसिस्टम भी देखा होगा, वो वहाँ की मार्केटिंग में और यहाँ की मार्केटिंग में जनरली क्या डिफरेंस है? वहाँ पे कस्टमर थोड़ा इवॉल्व है, एजुकेटेड है। हिंदुस्तान में हर तबके का कस्टमर है, हर सेगमेंट का कस्टमर है। जो टियर 1 में चलेगा वो टियर 2 टियर 3 में नहीं चलेगा। तो अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आप सीख रहे हो, तो आप किस स्पेस में काम करते हो, वो ब्रांड किसको केटर करता है, उसका माल कहाँ बिकता है, कहाँ से जाता है, अगेन ये ग्राउंड नॉलेज जिसके पास होगी वो बेटर धंधा बनाएगा, बेटर कम्युनिकेशन करेगा। और वहाँ पर सब इक्वल है? वहाँ पे सब इक्वल नहीं है, बट यहाँ से तो बेटर इवॉल्व है। ओके। एटलीस्ट वहाँ पे एक नई कैटेगरी पे, वहाँ पे क्विक कॉमर्स नहीं है, हिंदुस्तान में क्विक कॉमर्स है। ओके। बट वहाँ पे वॉलमार्ट, कॉस्को कब से हैं, राइट? वो कब से हैं? वहाँ पे मल्टी स्टोर मॉडल बहुत पहले से चलता है। ओके, एयरबीएनबी पहले यूएस मार्केट में बिजनेस इवॉल्व होता है, एस्टेब्लिश होता है, फिर इंडिया में आके कॉपी होता है, लोकलाइज होता है। तो वहाँ पे पहले अमेजोन बनेगा, एयरबीएनबी बनेगा, फिर यहाँ फ्लिपकार्ट, फिर यहाँ पे बाकी सब जो भी आएगा, नाम नहीं ले रहे हैं बट जो भी आएगा, इंस्पायर होते हैं और हम फिर अपनी मार्केट के लिए लोकलाइज करते हैं। लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर ऑल एंटरप्रेन्योर्स, हम लोग भी यही इसी इंस्पिरेशन लेना गलत नहीं है यार। नहीं, बट इसमें ये भी मेरा ही मानना है कि वहाँ पर जो लोग हैं वो पहले अडेप्ट कर लेते हैं, और जब वहाँ पे लोग अडेप्ट कर लेते हैं उसके बाद फिर मार्केट आ गया है। हाँ, मार्केट आ गया है, तो वो अडेप्ट कर लेते हैं। अगर पर कैपिटा इनकम आ गया वहाँ पे। अब वहाँ पर जिस टाइम पर अमेजन आया था, अगर उस टाइम पर यहाँ पर कोई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म होता, वो यहाँ पर सक्सेसफुल ही नहीं हो पाता। हाँ, पर तब इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं था ना। देखिए हमारा इंटरनेट कब आया, हमारे यहाँ पे इंटरनेट कमर्शलाइज कब हुआ? अब 2016 के बाद, है ना। हमारा इंफ्रा नहीं हुआ, हमने मोबाइल में लीपफ्रॉग किया, हम फिनटेक में उनसे आगे हैं बॉस। हाँ, अभी हम मे बी क्रिप्टो और ब्लॉकचेन में नहीं है, बट फिनटेक में उनसे आगे हैं। एआई एप्लीकेशन लेयर में आगे हैं, बट वो एआई इंफ्रा में आगे हैं हमारे से। बट हमारे जितना मार्केट साइज किसी के पास नहीं है। हम इन डेटा सेंटर्स में, कोर एप्लीकेशंस में इतना ओपन मार्केट साइज में हम बहुत अच्छा करेंगे और कर रहे हैं। मैं अपने ब्रांड की बात करता हूँ, फ्यूचर एज एआई लैब्स। हम बहुत सारे एसएमईज के साथ काम कर रहे हैं, बहुत सारे मार्की ब्रांड्स के साथ काम कर रहे हैं, जिन पे हम उनको ब्लूप्रिंट कर रहे हैं, ग्रोथ हैकिंग कर रहे हैं, उनको राइट कस्टमर पेनिट्रेट करने के लिए साथ में काम कर रहे हैं। फ्यूचर एज एआई में जैसे आप फ्रैक्शनल सीएमओ, सीईओ, सीएफओज, सीटीओज ये प्रोवाइड कराते हैं, तो क्या फ्रैक्शनल सीएमओज एक बिजनेस के लिए काफ़ी होता है, या फिर एक प्रॉपर जो सीएमओ होता है? बहुत बढ़िया, ये तो बिल्कुल आपने क्या मज़ेदार क्वेश्चन पूछा है। आप ये बात बताओ कि आपको शादी में घोड़ा गाड़ी चाहिए, खरीद लोगे क्या? नहीं। हाँ, कोई क्यों खरीदेगा? तो एक बार चाहिए। पर आपको ऑफिस जाने के लिए गाड़ी चाहिए, तो रोज टैक्सी बुलाओगे कि रोज के लिए खरीदना कम रोज के लिए ले लोगे? आपकी गाड़ी सिर्फ 10 किलोमीटर चलती है दिन में, और एक आदमी की 100 चलती है। तो किसको खरीदनी चाहिए और किसको किराए पे लेनी चाहिए? 100 वाले को खरीदनी चाहिए, 10 वाले को किराए पे लेनी चाहिए। तो अगर आप एक छोटे बिजनेस हो और आपको एक अच्छा सीएमओ चाहिए, या तो आप एक एवरेज सीएमओ ले लो जो आपके ब्रांड के साथ उंगली भी करेगा, गलती भी करेगा, या आप एक अच्छा एक्सपीरियंस सीएमओ ले लो और उसको उतने प्रोपोर्शन में यूज कर लो। तो फ्रैक्शनल सीएमओ क्या है कि जितना यूज करो उतना पे करो। मैं आपका सीएमओ हूँ, सीडीओ हूँ, सीईओ हूँ, बट मेरी बैंडविड्थ 20% लगती है, तो 20% के पैसे लोगे ना, 100% क्यों? हाथी क्यों पालना है? हाँ, लेकिन ऐसे जैसे मुझे नहीं पता कि कितना सच है कितना झूठ है। जैसे स्टार्टअप्स हैं, स्टार्टअप्स का नाम आ रहा है, ये है शार्क टैंक है, या फिर जो भी इन्वेस्टर हैं, आप भी इन्वेस्टर हैं। इन्वेस्टर प्राइमरीली क्या कहते हैं कि हमें कोई ऐसे फाउंडर्स चाहिए जो एक ही बिजनेस पे में अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो। ठीक है ना, लेकिन तो फाउंडर थोड़ी ना कह रहा हूँ, हम थोड़ी ना कह रहे हैं हम फाउंडर दे रहे हैं। लेकिन अगर प्राइमरी, अब जो भी बिजनेस है, जैसे एआई का बिजनेस है, उसमें प्रोडक्ट तो एआई की से क्रिएट हो ही रहा है, वहाँ पर प्राइमरीली क्या चाहिए? मार्केटिंग चाहिए, क्योंकि वही है कि प्रोडक्ट्स, हाँ, सेल्स चाहिए, सेल्स एंड ऑपरेशन चाहिए। आप क्या बेच रहे हो? अगर आप मार्केटिंग सर्विसेज में हो तो आप रखोगे, बट आप एडवाइजर बोर्ड से सॉल्व कर सकते हो, फ्रैक्शनल सीएमओ से सॉल्व कर सकते हो। आपका बिजनेस वही 50 करोड़ कर रहा है, हाँ, तो आप 10 करोड़ का आदमी लाके, 3 करोड़ का आदमी लाके क्या करोगे? हाँ, वो तो है ना। तो बट वो अगर आपको 3 करोड़ के आदमी या 5 करोड़ वाला आदमी आज 3-4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए महीने में मिल जाएगा,
और आपको नॉलेज और एक्सपीरियंस सारा वही मिल रहा है, तो क्यों नहीं करोगे यार? मन कर रहा है अगर एक हॉलीडे का, तो होटल जाते हैं, होटल खरीदते थोड़ी ना है। तो बहुत सारी सिचुएशन है, आपके साइज ऑफ बिजनेस के हिसाब से आपकी नीड होनी चाहिए। ये नहीं कि मुझे फुल टाइम कोई आदमी चाहिए। फुल टाइम आदमी तब चाहिए जब उसका यूटिलाइजेशन भी हो, नहीं तो वो आदमी भी भाग जाएगा। आपने सीईओ में रख लिया और उससे आप काम करा रहे हो लीड वाला, तो भाग जाएगा। आपके पास, आपने सीईओ में रख लिया, आपके पास बजट तो है नहीं। आप बड़े ब्रांड से सीईओ ले आए, चलो आप इमर्जिंग बिजनेस हो, आपने सीईओ ले भी लिया, बट आपके पास बजट ही नहीं है खर्चने के लिए, वो करेगा क्या? हाँ, तो ये तो प्लेयर को भेजने के लिए बोलना है कि जाओ और बैटिंग के लिए बैट मत दो, तो रन तो मारेगा नहीं दोस्त। हाँ, सो मीन्स कि क्योंकि ये आजकल अब तो फिर भी थोड़ा ठीक हो रहा है, फ्रैक्शनली बहुत चलेगा। फ्रैक्शनल चेंज। पहले लोगों की ये भी माइंडसेट था कि बस हमें चाहिए कि हमारे ही वो दुकान में बैठ के काम करे जो भी बंदा है। हाँ वो था, बट वो चेंज हो रहा है ना। अब थोड़ा चेंज हो रहा है आज सो पहले लोगों को, मिलेनियल्स को लगता था घर खरीदना है, हमका तो कल्चर ही वैसे ही है, डेडिकेशन वैसे। पर आज ऐसा नहीं हो रहा। लोग होटल से बराबर एयरबीएनबी में भी रुक रहे हैं, हाँ, है ना, बैक पैकिंग भी कर रहे हैं। सिमिलरली गाड़ी खरीदने से लीज पे भी ले रहे हैं, रेंटल पे भी ले रहे हैं, और फ्रीलांसिंग, कंसल्टिंग और फ्रैक्शनल, ये सब चल रहा है। तो बिजनेस की नीड के हिसाब से टैलेंट और कैपेबिलिटी बनानी है। टैलेंट ये है, उसके हिसाब से बिजनेस नहीं बनाना है। बिजनेस क्या करना है, वो किस स्टेज पे पहुंच गया, उसके हिसाब से टैलेंट लाएंगे ना। अगर हर बिजनेस को स्टेज के लिए सीएमओ नहीं चाहिए, हो सकता है मार्केटिंग लीड से काम चल जाएगा, एग्जीक्यूटिव से काम चल जाएगा, मैनेजर से काम चल जाएगा। सीएमओ चाहिए जब आप सीएमओ जितना कैनवस भी हो, बजट भी हो, एस्पिरेशन भी हो ना। गोली के बंदूक की कोई कीमत नहीं है। सो क्या डिफरेंस होता है? एक बजट, एक 2 करोड़ का मार्केटिंग बजट है, एक 20 करोड़ का है, और एक 200 करोड़ का मार्केटिंग बजट है। तीनों के स्पेंड करने के टाइम पे आपकी क्या डिसीजंस अलग अलग होते हैं? क्या सोच प्रोसेस बदल जाती है? मैं सारे, ज़्यादा बजट है, बड़ा बजट है, तो मैं सारे चैनल्स को एक साथ एक्सप्लॉइट कर पाऊंगा। हाँ, बड़ा इम्पैक्ट कर पाऊंगा, 2-4 एक्सपेरिमेंट्स कर पाऊंगा। अब 200 में 2 जीरो हटा देगा, 2 ही करोड़ का बजट होगा, तो 2 करोड़ के बजट में मैं उसी स्टेज के हिसाब से कर पाऊंगा। तो मे बी रादर देन पैन इंडिया कैंपेन में एक रीजन का कैंपेन करूंगा, रादर देन 3 कस्टमर सेगमेंट में एक कस्टमर सेगमेंट का करूंगा, रादर देन 4 प्रोडक्ट्स में एक पहले प्रोडक्ट को पेनिट्रेट करूंगा। डीप वर्सेस स्प्रेड, ज़्यादा मुश्किल क्या होता है? ये फर्क है। ज़्यादा मुश्किल छोटे बजट में मेक इट वर्क, वो मुश्किल काम है। ज़्यादा बजट में तो सब चला लेंगे ना। बायजूस ने भी किया था आईपीएल स्पॉन्सर। नहीं, लेकिन ज़्यादा बजट में वो भी तो है ना, फिर इतना कुछ करने के टाइम पे वो मैनेज भी तो करना होता है ना वो सारा बजट। हाँ, तो यार मैं वही कह रहा हूँ कि पैसा कम या ज़्यादा से आपका जो फ्रेमवर्क है वो आरओआई ड्रिवन और आरओई ड्रिवन, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड रिटर्न ऑन एक्सपीरियंस, ये 2 फ्रेमवर्क पे होना चाहिए। ओके, रिटर्न और एक्सपीरियंस को थोड़ा और इलेबोरेट करो। तो रिटर्न में मतलब कि आज मेरा रॉस क्या आ रहा है, मैंने $10 खर्चे और मैंने उस पर $50 का बिजनेस जनरेट किया। हाँ। $50 के बिजनेस में मेरा $20 का मार्जिन था, बढ़िया। रिटर्न ऑन एक्सपीरियंस में मतलब कि मैंने $10 खर्चे और $50 का बिजनेस जनरेट किया, $20 मार्जिन था, बट ये $50 क्योंकि एक्सपीरियंस इतना अच्छा था कि इस $50 पे जो कस्टमर्स ने यूज़ किया, उन्होंने $50 का बिजनेस रेफरल कर दिया या रिपीट आ गया। ये 10 में से कितने लोग वापस आके खरीदे, और 10 में से एक कोहोर्ट में 5 खरीदे और एक बिजनेस में 10 खरीदे, तो ये सेकंड वाले एक्सपेरिमेंट में डबल सक्सेस है, क्योंकि मेरे को रिक्वायर नहीं करना पड़ेगा। आप जब किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तो प्राइमरीली क्या, सबसे पहले आप क्या देखते हैं? टीम देखते हैं, सबसे पहले टीम देखते हैं, फिर ये देखते हैं कि अगर सब कुछ अच्छा चला, मून शॉट, सब कुछ अच्छा चला, तो ये कितना बड़ा हो जाएगा। रिस्क मतलब कि एक लगा के 100 बनते हैं कि 10 बनते हैं कि 3 बनते हैं, तो 3 वाले में हो सकता है रिस्क कम, बट वो बन जाएंगे। हाँ, तो देख, मैंने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स करी जहाँ पे मैंने मल्टीप्लायर के चक्कर में करी, और वहाँ पे मेरे मैक्सिमम लॉसेस हुए, कुछ बने भी, बट वो 10 में से 1-2 ही चलते हैं मल्टीप्लायर। बट जो अब मेरी अप्रोच है, मैं बूटस्ट्रैप प्रॉफिटेबल फाउंडर्स के साथ काम कर रहा हूँ, एसएमईज के साथ काम कर रहा हूँ। वहाँ पे थोड़ी देर लगेगी, बट हो जरूर जाएगा।
तो म्यूचुअल फंड माइंडसेट के साथ चल रहा हूँ रादर देन एक स्टॉक पे बैठ कर लो। अभी इसी में एक एंटरप्रेन्योर और इंटरप्रेन्योर जो हाँ। आपका कंसेप्ट है। तो अगर आप कंपनी में अंदर रह के कर रहे हो अपनी समझ के और आप धंधा क्रिएट कर रहे हो तो एंटरप्रेन्योर हो। और एंटरप्रेन्योर वही है कि भाई अब हम बन गए तो पहले अंदर सीखे, फिर पहले किसी और के पैसे पे सीखे, अब अपना कर रहे हैं। तो इस बिजनेस में आप अपनी लेगेसी बना रहे हो, आपका अपना नाम बन रहा है। स्लो कुक्ड है, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा पेन ज़्यादा है, थोड़ी रगड़ाई ज़्यादा हो रही है, बट वही है यार, गीले मतलब ठंडे तवे पे कुछ पकता नहीं है ना, गर्म पे ही पकता है। तो पहले तपना तो पड़ेगा कुछ प्रोड्यूस करने के लिए। तो एंटरप्रेन्योरशिप जितनी जल्दी करो उतना बेटर है, और वैल्यू क्रिएशन इसी में होगी। उसमें पैसे बन सकते हैं बट एक लिमिटेड। अगर लेगेसी बनानी है, आप कहते हो कि यार मैं अपनी किस्मत खुद लिखना चाहता हूँ, तो आप कर रहे हो, आपको पता है। सो आपका पर्सनल सजेशन ये है कि एंटरप्रेन्योर की जगह एंटरप्रेन्योरशिप चूज करनी स्टेज के ऊपर पहले दाल रोटी की प्रॉब्लम को हटा लो। दाल रोटी की प्रॉब्लम में बड़ा मुश्किल होता है, फिर बेसिक नीड्स ना, रोटी कपड़ा मकान, प्रॉब्लम सॉल्व कर लो। आजकल वही नहीं हटती 90% की। तो हाँ, तो 90% नहीं कर पाता ना एंटरप्रेन्योर। सारे लोग नहीं एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बने हुए। आप और मैं सेम एज पे एंटरप्रेन्योर, क्योंकि आपका बैकग्राउंड अलग रहा। एक आदमी जो जिसकी शुरुआत बहुत नीचे से हुई, उसको एंटरप्रेन्योरशिप करने के लिए बहुत तकलीफ होती है। व्हाट इट टेक्स, लाइक आप एक ग्राफिक डिजाइनर, वहाँ से फिर आप एक सीडीओ बने एक बिगेस्ट कंपनी इंडिया की, तो शायद आज के दिन बिगेस्ट कंपनी ही है अडानी ग्रुप। तो और ठीक है, पहले वर्ल्ड बिगेस्ट भी रह चुकी है कुछ टाइम। तो वहाँ से वहाँ तक की जर्नी में व्हाट इट टेक्स एक्चुअली, क्योंकि शायद बहुत कम बन पाते हैं। क्या नहीं यार, एक तो किस्मत देख बहुत अच्छी होनी चाहिए, है ना। गॉड इज बीइंग वेरी काइंड। मैं कहता हूँ टैलेंट सबके पास होता है, मेहनत सब कर रहे हैं, किस्मत बहुत होती है, आपकी ब्लेसिंग्स होती हैं, आप कितने ग्राउंडेड रहते हो, कितने भूखे रहते हो, हार्डवर्क, उनका कॉम्बिनेशन है। बट ये भी है कि आप 10 बार गिरोगे तो आप 11 बार उठते हो कि नहीं उठते हो। तो आज इतना कंपटीशन है, तो सारी मैच में तो सचिन भी नहीं चलते थे यार। कपिल देव ने भी एक ही बार वर्ल्ड कप जिताया है। तो डे टू डे की कोई भी एक पूरे 9 to 5 की जॉब करें, उसमें उन्हें अपने आप को क्या इम्प्रूवमेंट 9 to 5 तो है ही नहीं कुछ अब नहीं है, लेकिन जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, हाँ, वो आजकल वर्क लाइफ बैलेंस तो कहाँ है यार। 2 घंटे जाने जाने में लगता है, 1 घंटा आने जाने में लगता है। उठते ही मेल शुरू होती है या कॉल शुरू होती है, आप हॉलीडे पे भी कॉल ले रहे होते हो, रात तक होता है। मतलब अब 9 to 6 वाला तो कुछ है नहीं, देख, है ना। मतलब इंटर्नशिप से लेके अब रगड़ाई ही है। तो अगर इतनी रगड़ाई हो ही रही है तो आफ्टर सम टाइम अपना ही कर लो। ये मेरा एक पहला सजेशन है। दूसरा, आज अगर आप अंदर हो तो आपको कितना पैसा मिल रहा है, कितनी सैलरी है, उसके हिसाब से काम मत करो। काम ऐसा करो कि इससे 10 गुना ज्यादा मिल रहा है या मिलेगा, तो वैल्यू तो तभी बनेगी। और यहां नहीं बनेगी तो यहां पे रगड़ाई के बाद कहीं और बनेगी, अगली बार बनेगी, या आपके बिजनेस में बनेगी। सीखो अपने लिए। अकाउंट में जो घंटी बजती है उसके हिसाब से मत करो मेहनत। मेहनत यही करो कि ये आज, मतलब यही है भाई, ये मेरी सबसे बड़ी लर्निंग है। मैं अपना टाइम खराब नहीं करूंगा। मैं कब तक चलूंगा मुझे पता है क्या? हो सकता है आज, हो सकता है कल, हो सकता है 20 मोर साल, 30 मोर, 30 मोर ईयर्स। बट आज तो गिला नहीं रहेगा कि अब ये जो कर रहे हैं तो दिल से हो रहा है ना। ये इंपॉर्टेंट है। जो वर्क लाइफ बैलेंस का जो कंसेप्ट है आजकल थोड़ा ज़्यादा चलो, तो मैं जानना चाहता आपकी कितनी वर्क लाइफ बैलेंस रही थी देख यार, स्टार्टिंग से और अब तक? देखो ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, इसमें इन्फोसिस से लेके बड़े बड़े लोग लिपटे गए हैं। पर्सनल एक्सपीरियंस तो मेरा पर्सनल बताता हूँ, है ना। तो वर्क लाइफ बैलेंस तो यार देख, मेरा मानना ये है कि अगर आपको जिंदगी से बहुत कुछ चाहिए तो ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है ना। आपको वही करना है जिसपे आपको मजा आता है। मुझे इसमें मजा आता है, तो मेरे लिए तो ये भी, मतलब आई गेट पेड टू हैव फन। मुझे मजे लेने के पैसे मिलते हैं, हमेशा मिले हैं, आज भी। मतलब गॉड इज बीइंग काइंड ना। तो अपनी मर्जी का कर पा रहा हूँ, जहाँ से शुरू हुआ था और जहाँ पे हूँ। अपनी मर्जी का करना सबसे बड़ा
आपका अचीवमेंट है। तो पैसा आउटकम है, पैसे के लिए मत करो। अच्छा काम करोगे पैसा आ जाएगा, और घड़ी देख के काम मत करो। ओके। और ये चीज़ें आपने कब सीखी, कैसे सीखी, कहाँ बहुत अच्छे सीखी? गुरुज रहे यार मेरे। मैं मतलब अगर सिर्फ नाम लूँगा तो ऑफ कोर्स गौतम भाई रहे, सुदीप्ता रहे, हर्षद रहे, ये तीन बहुत इम्पोर्टेंट लोग रहे अदानीज में। इंडिगो में विलियम बॉल्टर थे मेरे साथ, रोनो थे, राज राघवन थे, संजय कुमार थे। यात्रा में प्रणय के साथ काम किया, अनुराग के साथ काम किया, क्विकर में सॉरी, यात्रा में ध्रुव के साथ काम किया, मनीष थे। ऐसे ही इंडिया टाइम्स में संजीव और हितेश थे नौकरी में, एंड इंडिया टाइम्स में आशीष कश्यप थे, भावना अग्रवाल थी, एनी थी। सो आई बीन, अरुण भारद्वाज भारती एयरटेल में रहे, रेडिफ में धीमन रहे। तो आप ना ब्लेस्ड होते हो अच्छे लोगों से मिलने के लिए, तो आप चुंबक की तरह चिपक जाओ। ओके। आप अपने से स्मार्ट, इंटेलिजेंट, प्रिविलेज्ड लोगों के साथ जुड़ो, बिल्कुल। है ना। कोई बात नहीं, थोड़े टाइम आपको छोटे मोटे काम भी करने पड़ेंगे, है ना। थोड़ा सुनना पड़ेगा, थोड़ी गाली खानी होगी, थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेच करना पड़ता है, बट वो आपको माइंडसेट चेंज कर देते हैं। तो माइंडसेट सब कुछ है। आपने एक बार अगर वो सोचने का तरीका सीख लिया, अभी मैं सोच रहा हूँ कि एक से डेढ़ ही बन सकता है, मैंने कभी देखा ही नहीं कि एक से 100 भी बन सकता है। कोई तो एक से 100 भी बना रहा है हाँ। इस वैल्यू चेन में। तो बस वो है, वो सीख लो, और अपनी औकात से बड़ी बैठ के लो, सपने तो बड़े ही देखने। इसी सीख में आपने गौतम अडानी से क्या सीखा? गौतम भाई तो यार एक मतलब इज अ लेजेंड। हाँ। उनसे बहुत लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। जो मैंने पर्सनली सीखा, वो ये सीखा कि एक लाइफ टाइम बहुत बड़ा है, बहुत सारे हज़ारों लाखों लोगों की ज़िंदगी बदलने के लिए, अगर आपके वो सपनों में वो दम है। तो ही इज़ क्रिएटेड अ लेगेसी फॉर हिज फैमिली, फॉर हिम, फॉर अ नेशन बिल्डर बोल सकते हैं, हाँ। है ना। एंड सिर्फ ये नहीं, आप रतन टाटा जी, आपके मुकेश भाई, तो हिंदुस्तान में जो फैमिली ओन बिजनेसेस हैं, मिस्टर बिरला हैं, मिस्टर महिंद्रा हैं, फिनोमिनल गोदरेज हैं। तो इन्होंने, हिंदुस्तान तो देखो मल्टीनेशनल्स बाद में आए, इन्होंने ही बनाया है। तो एक लाइफ टाइम इनफ है टू क्रिएट मैक्सिमम इम्पैक्ट। ये तो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स देखो हिंदुस्तान में कितने हैं यार। और अब देखो, अब तो स्टार्टअप फाउंडर्स देखो, आप देखो विजय शेखर शर्मा, आप देखो आपके हमारे 135 यूनिकॉर्न्स है शायद अब। हाँ। 128 135 है। हाँ, इतनी है, लगभग 130 क्रॉस कर चुके थे। क्या अमेजिंग है यार। और हर साल हम 15-20 यूनिकॉर्न्स बना रहे हैं। लेकिन आजकल जो चल रहे हैं कि फिर ये वापस से लॉस मेकिंग जो हो रहे हैं यार, प्रॉफिट और लॉस क्या देखो, है? हिंदुस्तान में हम ना लॉन्ग टर्म, पेटीएम ने पहली बार फुल ईयर प्रॉफिटेबिलिटी की है, कुछ 500 करोड़ किया है शायद, मैं विजय का वो ट्वीट देख रहा था। तो क्या अमेजिंग है यार। बट स्पेस एक्स, टेस्ला, अमेजॉन, इन लोगों ने सालों साल इन्वेस्टमेंट की, उसके बाद प्रॉफिट प्रोड्यूस किए। ओपन एआई प्रॉफिट नहीं प्रोड्यूस कर रहा भाई। हाँ, नहीं कर रहा। फिर वहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रही है ना। अगर हमें हिंदुस्तान में ग्लोबल कंपनीज बनानी है तो हमें भी लॉन्ग टर्म सोचना पड़ेगा। हमें अपनी सोच 5 साल से 10, 15, 20, 25 साल करनी पड़ेगी। और ये गौतम अडानी ने किया है, सोचा है, पोर्ट्स में इन्वेस्टमेंट करके, इंफ्रास्ट्रक्चर में करके, रतन टाटा जी ने किया, अंबानी जी ने किया। तो जिसके जितने सपने के साइज बढ़ाते जाओ,
लेकिन अभी जैसे और एग्जांपल भी देखें तो एक तरफ जैसे लेंसकार्ट का जो आईपीओ आया तो उसका कुछ चल रहा है वो, दूसरी तरफ अपग्रेड जो है वो 90% डिस्काउंट पे बिक रहा है। तो क्योंकि ये बहुत टाइम पे एक टाइम पे एम्बिशियस स्टार्टअप्स थे, हाँ थे। तो फिर कैसे ये एकदम से रिवॉल्यूशन हाँ चेंज तो हो यार वो जाता है? देखो, कॉम्पिटिटिव स्पेस है, हिंदुस्तान बहुत ओपन मार्केट है, कॉम्पिटिटिव स्पेस है। वर्ल्ड कप में 10 टीम खेल रही हैं तो जीत तो एक ही रही है। ऐसा नहीं है ना कि जो पिछली बार हार गई अगली बार नहीं जीत सकती। तो हर स्टार्टअप की एक एज है। क्विकर यूनिकॉर्न भी बना, हाँ। 1.5 बिलियन तक गया, हमने 12 कंपनीज एक्वायर भी करी, बट आज क्विकर स्ट्रगलिंग है या बिल्कुल छोटे साइज में है। ऐसे ही हर स्टार्टअप का एक पीक आता है और उसके बाद कहीं ना कहीं ऑर्कुट था, आज ऑर्कुट है क्या? एग्जिस्टिंग हो तो गया। ऐसा थोड़ा ना है कि गूगल के सारे प्रोडक्ट सक्सेसफुल है। पता कैसे चले एक फाउंडर को या एक सीईओ को कि कुछ नहीं हाँ यार, ये पीक है? आप वो राइड है। आप सक्सेस और फेलियर परमानेंट नहीं होता यार। हम लोग सक्सेस और फेलियर को परमानेंट मान लेते हैं। जब अपग्रेड वो वैल्यू बना रहा था तो वो कितनी वैल्यू पे गया था? हाँ। अब वो अगर तो 80% कह रहा है तो 80% इससे ऊपर था ना, तो था। तब तो उसको सब वाह वाह कर रहे थे। जब फंड रेज होता है तो हम सब उसके बहुत पीछे ही लग जाते हैं, हाँ, है ना? वही न्यूज़ आती है। तो परमानेंट तो कुछ भी नहीं है ना। आपकी अपनी सक्सेस है। आप अगर कभी किसी के सीईओ रहे हैं हाँ। तो यार, Permanent कल तो को कुछ मैं नहीं एक है। बहुत बड़ी कंपनी का ग्रुप सीडीओ था, हाँ। आज मैं अपने स्टार्टअप का फाउंडर एंड चेयरमैन हूँ। तो ये सक्सेस है या वो थी? मे बी तो तेरी आइज से मे बी वो थी, हाँ। मे बी मेरे पर्सपेक्टिव से ये है। तो सक्सेस और फेलियर रिलेटिव है। हम्म। और वैल्यूएशन के बेस पे मैं सक्सेस और फेलियर नहीं मानता। एक जज्बा भी तो है कि उसने ट्राई किया। ये तो वो है कि पनवाड़ी बोल रहा है बैठ के कि यार सचिन को ऐसे ही मारना चाहिए था स्विच, या अरे धोनी ऐसे ही आउट हो गया, रिटायरमेंट नहीं लेनी चाहिए। ऐसे थोड़ी ना होता है। तो एक जो स्टार्टअप ओनर है वो कैसे अपने आप को एनालाइज करे कि वो सक्सेसफुल है या फेलियर उसको है? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो लोगों की लाइफ को बदल रहा नहीं बदल रहा, जॉब्स क्रिएट हो रही नहीं हो रही है, कस्टमर हैप्पी है कि नहीं हैप्पी है। पैसा आउटकम है ना यार। अब तो हिंदुस्तान भी बदल रहा है। जो स्टार्टअप बंद कर रहे हैं उनको दोबारा क्या मस्त फंडिंग हो रही है यार। हाँ। फिर तो दूसरा मौका मिल रहा है लोगों को। अब जैसे हम क्रिकेट की बात कर रहे थे तो मुझे क्रिकेट से याद आया कि एक तरफ तो आरसीबी है, वो कितने 7-8 हज़ार करोड़ रुपए की बिक्री है, दूसरी वही तरफ पैसे पे, हम पैसे पे सक्सेस कर रहे हैं ना। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ जो ये है राजस्थान रॉयल भी हाँ, बिक गई भाई। राजस्थान रॉयल्स वो 2 बार बिक चुकी है एक महीने में। फिर तो तो यार वो डजन में, हम आईपीएल सिर्फ एक टीम क्रिएट नहीं कर रही, इकोसिस्टम क्रिएट हो रहा है। इकोसिस्टम की वैल्यू क्रिएट हो रही है। जैसे एक प्लेयर एक टीम क्रिएट नहीं कर रहा, एक टीम एक आईपीएल क्रिएट नहीं कर रही, सिर्फ ऑर्गेनाइजर पैसे नहीं बना रहे, पूरा इकोसिस्टम इवॉल्व कर रहा है। जो ब्रॉडकास्ट कर रहा है वो भी पैसे बना रहा है, जो एडवर्टाइज कर रहा है वो भी कस्टमर से पैसे कमा रहा है। तो एक इकोसिस्टम बन गया। बट सिर्फ क्रिकेट का नहीं बनना है, दूसरी भी चीज़ों का, बाकी स्पोर्ट्स का भी बनना है। वहाँ पे कितनी अपॉर्चुनिटी है। बॉक्सिंग है, हॉकी है, टेबल टेनिस है, लॉन्ग टेनिस है, कबड्डी है, अब स्विमिंग है, 50 स्पोर्ट्स हैं भाई। तो इसमें भी लीग्स आएंगे, वैल्यू बनेगी, ट्रेंड है। अभी वो तेरा वो चल रहा है पिकल बॉल, हाँ। लोग क्या बना रहे पैसे यार उसमें। तो कैचिंग द ट्रेंड एंड फिर वैल्यू क्रिएट करके पैसा बनता है। कुछ ट्रेंड परमानेंट होते हैं, कुछ ट्रेंड 1 साल के लिए रुकेंगे, कुछ 5 के लिए रुकेंगे, कुछ 50 के लिए रुकेंगे। इसका ये मतलब नहीं है जो 5 वाला ट्रेंड आया वो बेकार था या वो फ्लॉप हो गया। हर एक उस ट्रेंड की जिंदगी लाइफ टाइम स्पैन उतना ही था। ये अगर आपने सोच लिया कि परमानेंट कुछ नहीं है, हम ही नहीं है परमानेंट यार। हाँ, तो जो टाइम है उसी टाइम में अपने ग्रो करो और फिर सक्सेस एंड फेलियर आर रिलेटिव। एक टाइम पे वो सक्सेस था, आज वो उतना सक्सेसफुल नहीं है। फेलियर नहीं होता कुछ। फेलियर क्या है? फेलियर तब है जब आपने उसको, जैसे स्टॉक था, स्टॉक गिर गया तो मैंने बेचा, तब मैंने लॉस लिया ना। मैंने बेचा ही नहीं यार, वो दोबारा रिवाइव कर जाएगा। अब वो मर्ज ही तो हो रहा है। आप जो स्टार्टअप बोल रहे हो मर्ज ही तो हो रहा है, कंसोलिडेशन हो रहा है ना, बेटर हो जाएगा। व्हाइट हैट जूनियर बिका था स्टार्टअप इकोसिस्टम में। हाँ, अब बहुत सारे बिकते हैं। आज कोई उसका नाम ले रहा है? मिनिमलिस्ट बिका उस पर, ब्यूटी प्रोडक्ट में। अब उन्होंने कॉपी पेस्ट बनाया, बट उन्होंने इंडिया में बनाया, चमकाया, अच्छा ब्रांड ढूंढा, भेज दिया, बढ़िया है। अब तुम कहोगे यार उन्होंने इनोवेशन नहीं करी। नकल के लिए भी अकल लगती है, बहुत अच्छी इनोवेशन करी।
हाँ जो भी आदमी आज हिंदुस्तान में पैसा बना रहा है स्मार्ट आदमी है, इतना इतना कंपटीशन है ना। तो जो अपनी जॉब बचाए बैठा है वो भी स्मार्ट आदमी है एआई के एज में। जो फ्रीलांस कर रहा है वो भी स्मार्ट आदमी है, जो अपना धंधा चला रहा है वो भी स्मार्ट आदमी है, जो आईपी बना रहा है पॉडकास्ट के थ्रू वो भी बहुत स्मार्ट आदमी है। थैंक यू। अब एक दो डिज़ाइंस हैं, डिज़ाइंस के ऊपर एक क्वेश्चन है कि एक दो डिज़ाइंस, अब सपोज हम ई कॉमर्स का एग्जांपल लेते हैं, वहाँ पर वो वीडियोस बना रहे हैं यूजीसी वीडियोस या रो वीडियोस, और उनके लिए वो अच्छे से काम कर रही हैं जो भी डाटा आ रहा है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो बड़ी ब्रांड्स हैं, जो एस्टेब्लिश्ड ब्रांड्स हैं, वो अभी भी कॉमर्शियल शूट करते हैं, उसमें बहुत सारे पैसे लगाते हैं, फिर वो उस चीज़ को डिलीवर करते हैं। लेकिन अब डाटा के अकॉर्डिंग तो वो ज़्यादा अच्छे से काम कर रही है, मुझे नहीं पता साइज एंड शेप का फर्क है। तो उसमें कैसे वो ये चीज़ क्यों यूज़ नहीं करते? सो एक तो जनरलाइज नहीं करते। आज बड़ी एजेंसीज है ना, WPP, डेंसू, ये सब भी एआई अडॉप्ट कर रही हैं, चेंज कर रही हैं। कितना मिक्स देना है क्लाइंट को, वो क्लाइंट के साइज, शेप, कॉम्प्लेक्सिटी, मार्केट, बजट, उन सब पे डिपेंड करता है ना। वही मैंने जो हमने आपने पहले पॉडकास्ट में एक पहले क्वेश्चन पूछा था कि एक आदमी जिसका बजट 1 लाख रुपए है या 1 करोड़ है या 100 करोड़ है, उन तीनों का अलग अप्रोच होगा, एक अप्रोच नहीं हो सकता। आप अपने घर में खाना बना रहे हो वर्सेस शादी के लिए खाना बना रहे हो वर्सेस पूरे मोहल्ले के लिए बना रहे हो, बहुत फर्क है यार। हाँ, टेस्ट में फ़र्क रहता है ना। और आपको किसी जगह पे आप जब ज़्यादा बनाते हो आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फ़ायदा मिलता है। तो जो एजेंसीज करेंगी क्वालिटी, वो इंडिविजुअल नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहाँ पे नॉलेज, एक्सपीरियंस, टेक्नोलॉजी सब का फ़ायदा मिल गया। बट एक स्टार्टअप को जिसको छोटा अभी शुरुआत करनी है, सबसे फ़ायदा छोटे बिजनेसेस को होगा। हाँ। पर जिस दिन ये क्रेडिट्स महंगे हो गए ना दोस्त, हाँ, उस दिन बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो आप ऐसे मत करना कभी भी कि आपको टेक्नोलॉजी का कुछ नहीं आता और आपने सब कुछ टेक्नोलॉजी पे छोड़ दिया, तो कल को अगर कभी गड़बड़ हो गई, क्रैश हो गया, हैक हो गया, तो आपकी गर्दन कसाई के हाथ में आ जाएगी। और क्रेडिट्स महंगे होंगे आपको लगता है? 100% महंगे होंगे। किस लेवल तक? अभी जैसे सपोज बस 100% महंगे होंगे। वो कितना लॉस कर रहे हैं आपको पता है? बस जितना एक स्टेट का रेवेन्यू है उतना लॉस कर रहे हैं वो एवरी मंथ। आज एक मार्केट क्रिएशन स्टेज होती है, एक मार्केट कंसोलिडेशन एंड मैच्योरिटी स्टेज होती है। अब गूगल लॉस करता है क्या? नहीं। गूगल का प्रॉफिट, अमेजोन का कॉमर्स का लॉस कम हो गया। हाँ। अब पेटीएम लॉस कर रहा है क्या? अब तो नहीं। फोन पे इज प्रॉफिटेबल कंपनी। एक स्टेज होता है ना, जब आप मार्केट पेनिट्रेट कर रहे हो, डीप जा रहे हो, डिस्काउंटिंग कर रहे हो, तो हो रहा है। और इन पर तो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गई है आज की। आप यूपीआई के बिना हिंदुस्तान फिर अब सोच ही नहीं सकते कैसे वॉलेट नहीं कैरी कर रहे हैं यार। और आप कितनी ट्रांजैक्शंस कर रहे हो, आपको आपका वो नहीं है, रिकॉर्ड नहीं है कि आप, आसान है ना पैसे पे करना, स्कैन किया दे दिया, तो आप ज़्यादा खर्च कर रहे हो। और कन्वीनियंस कितना बड़ा है, गवर्नमेंट को कितना फ़ायदा हो रहा है। पैसे प्रिंट करने की कॉस्ट है, जो एक 50 रुपए का नोट है उसको प्रिंट करने के ज़्यादा पैसे लगते हैं, पता है आपको? हाँ, प्रिंट करना है, सर्कुलेट करना है, 50 चीज़ें। डिजिटल मनी में रेगुलेशन है बिल्कुल अच्छा, मैं पता कर सकता हूँ आपको। कल आपने अगर फिजिकल कैश में खर्च कर रहे हो, पता ही मुझे तो नहीं पता है कितना खर्च दिया आपने, यूपीआई से किया, गवर्नमेंट को पता है। अब जैसे ये है कि ये अगर इंक्रीज हो गई इसकी टोकन, अभी मैं कुछ दिन पहले देख रहा था कि हो गई नहीं, होने वाली है। होने वाले होगी, कब होगी ये नहीं पता। इंडिया में जो लेबर है वो सस्ती है यूएस के कंपेरेटिवली। हाँ, बट धीरे धीरे यहाँ पे भी यार, जो एक आध पहले गार्ड 10-12 हज़ार था, अब 15-20 हज़ार कर रहा है। धीरे धीरे लेबर भी हिंदुस्तान में महंगी होगी, टेक्नोलॉजी टोकन भी महंगी होगी, तो कहीं पे एक बैलेंस आएगा। तो एक क्वालिटी, मतलब एक टाइप के काम के लिए आपको कोडर चाहिए होगा, और मे बी 70-80-90% 80% तक आप बेसिक वो करोगे, बट उसको सिक्योर करने के लिए आपको कोडर लगेगा। अब टोकन की रॉस्ट इतनी हो जाएगी, और आपके मतलब टोकन कॉस्ट कर रहा है आपको 50,000 पे पर डेवलपर, और आपको नया डेवलपर मिल रहा है 35,000, तो आप बताओ क्या करोगे? 35,000 में भी नहीं, है ना। तो लाला माइंडसेट से तो दो तरह के लोग हैं, जिसको एंडलेस प्रोड्यूस करना है, हाँ, वो
वो फिर उस टोकन पे करता जाएगा, रहेगा, टोकन पे जिसपे मैन पावर की लिमिटेशन हो जाएगी। जिसको इतना ही करना है मे बी वो यहाँ करेगा। तो एक लार्ज बिजनेस, एक मिड साइज बिजनेस और एक स्मॉल बिजनेस अलग स्टेज पे हैं, अलग उस पे चलेगा। सेम रूल सबके लिए कैसे हो सकता है? ना वो मार्केटिंग के लिए, ना वो टेक्नोलॉजी के लिए है, ना वो डिज़ाइन के लिए है। क्योंकि इस हिसाब से तो फिर ये हो जाएगा ना कि जैसे जब इंटरनेट आया था तो बहुत ज़्यादा महंगा था 2016 से पहले। कमोडिटाइज तो होगा ना उसके अजय। बाद फिर हुआ। आज कोई भी चीज़ जब नई आती है, टेक्नोलॉजी सर्विस, वो थोड़े टाइम के लिए महंगी होती है, उसके बाद उसके कॉम्पिटिटर 1, कॉम्पिटिटर 2, कॉम्पिटिटर 3 आ जाते हैं, फिर वॉर होती है, प्राइस वॉर, वो धीरे धीरे कमोडिटाइज हो जाती है। चिप में भी हुआ, कार्स में भी हुआ, मोबाइल में भी हुआ, लैपटॉप्स में भी हुआ, अब ईवी में भी होगा। ईवी धीरे धीरे और सस्ती हो जाएगी जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अडेप्ट होगी। तो कैटेगरी टू कैटेगरी फ़र्क है। बट आप रियल एस्टेट नहीं है ऐसा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लेबर है, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल है, वही महंगा हो जाएगा। आपके अकॉर्डिंग कौन सा बिजनेस है जो सबसे इजी टू मार्केट है? कि जैसे B2C हो गया, B2B हो गया, या फिर इसमें जैसे हमने ये और भी ऑटोमोबाइल्स बात की, कोई भी आपको अगर एक बिजनेस चूज करना हो आज के दिन और आपको लगता है कि आप उसको परफेक्टली मार्केटिंग देख, मैं तेरे को एग्जांपल देता हूँ सिचुएशन के हिसाब से। मंदिर के बाद प्रसाद, फूल बेचना सबसे नेचुरल है, सबसे आसान है। तो किस मार्केट में आप क्या बेचते हो उसके हिसाब से है। जहां डिमांड कम है और कंपटीशन ज़्यादा है, वहां तो इट्स इम्पॉसिबल टू मेक अ मार्केट। जहां डिमांड बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन भी ठीक ठाक है, आप तब भी बिजनेस बना सकते हो। एक कैटेगरी ही अगर छोटी है, उसमें फिर बहुत डिस्काउंटिंग लगेगी। जब आप कैटेगरी क्रिएट करते हो, आज जो ये सफाई वाले स्टार्टअप्स आए सारे, ये एक नई कैटेगरी क्रिएट कर रहे हैं। जब डंजो और ब्लिंकिट और जेप्टो आए, तो इन्होंने एक क्विक कॉमर्स की कैटेगरी क्रिएट करी, पर आज वो क्विक कॉमर्स प्रॉफिटेबल हो रहा है। तो एक कैटेगरी क्रिएट का फेज़ है और एक कैटेगरी कंसोलिडेशन का फेज़ है। तो बिजनेस में भी तेरे जो कॉस्ट है, क्या मार्केट करना है और क्या चलेगा, वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी सर्विस को कहाँ ले जाके करते हो। अब आप एक बात बताओ कि तपती गर्मी है और आप नारियल पानी बेच रहे हो, बहुत अच्छी बात है ना? वो सर्दी है और आप कुल्फी बेच रहे हो। तो नेचुरल कस्टमर नीड और मार्केट सिनेरियो को समझ के धंधा है। अब हमने फ्यूचर एज AI लैब्स किया, तो आज मुझे पता है ना कि छोटे बिजनेसेस को, ग्रोइंग बिजनेसेस को, SMEs को, जिनकी IPO एस्पिरेशन है, उनको ये नीड है, उनको ये टैलेंट की नीड है, उनको ये स्ट्रैटेजी की नीड है, उनको ये डायरेक्शन की नीड है। तो हम कर रहे हैं। अब मैं आज जाके इस मार्केट में हम PCO लगा, टेलीफोन बूथ लगाना शुरू कर दें, हाँ वो तो सेंस नहीं तो आउटडेटेड है ना? बट ऑर्गेनिक आज जो भी चीज़ें आपकी हेल्थ को बेटर कर रही हैं, लाइफ स्पैन को इम्प्रूव कर रही हैं, वेलनेस, हेल्थ, ऑर्गेनिक, ये चलेगा। जहाँ पे भी रियल एस्टेट एक जहाँ पे AQI अच्छा है, वहाँ बेचना आसान है। तो मार्केट वही अच्छी है जहाँ पे कस्टमर की आस्क है। पर कई जगह आप मार्केट क्रिएट करते हो, विजनरीज होते हैं ना जो मार्केट क्रिएट करते हैं, उसमें पहले नहीं होती मार्केट, आप नए एंट्रेंट हो, तो उसमें बहुत जोर लगता है, उसमें कोई बेस लाइन नहीं है, तो करना पड़ेगा। एयरपोर्ट्स कभी किसी ने डिजिटाइज नहीं किए थे, गौतम भाई ने किए। अब जैसे साइकोलॉजी ऑफ कंज्यूमर्स की अगर मैं समझूं कि जब आपने स्टार्ट किया था, मान लो 2010 में स्टार्ट किया, 2000 में स्टार्ट किया था। 2000 में स्टार्ट किया था। मैं कह रहा हूँ कि 2000 में तो चलो डिजिटल इतना था ही नहीं, तो वहाँ पे कंज्यूमर साइकोलॉजी में नहीं समझना चाहूँगा कि 2010 में जो कंज्यूमर साइकोलॉजी थी टुवर्ड्स डिज़ाइन और 2000 आज के टाइम पर जो है, उसमें क्या डिफरेंस है बेसिकली? यार आज जो अटेंशन स्पैन टाइम है ना, बहुत कम है। 2-3 सेकेंड में गेम हो रहा है। आज वो अगर कंटेंट भी कंज्यूम कर रहा है तो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट कंज्यूम कर रहा है। अब तू 1-1.5 घंटे का पॉडकास्ट डाल देगा तो नहीं चलेगा, 5-5 मिनट के क्लिप्स डालेगा, टीजर्स डालेगा,
तो द वे पीपल कंज्यूम हैज चेंज्ड, द एक्सपेक्टेशन ऑफ क्वालिटी एंड द फ्लेक्सिबिलिटी एंड पर्सनलाइजेशन ये बदल गया है। अब मुझे पहली एजम्पशन एज अ कस्टमर कि आप एज अ ब्रांड मेरी नीड्स को समझते हो और उसको मेरे हिसाब से टेलर मेड करोगे। तो ये बिल्कुल बेसिक है, मतलब इसमें रॉ है। आप अगर आपको पता है कि मुझे डायबिटीज है तो आप मुझे शुगरी ड्रिंक नहीं रिकमेंड करोगे, बेसिक है ना। हाँ, इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं? जैसे जो लाइफ स्पैन कम हुआ है, मतलब अटेंशन स्पैन कम हुआ है, इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है? बहुत आपका जो कॉस्ट ऑफ पीसफुल आई बॉल या लॉन्ग आई बॉल वो बहुत बढ़ गया है। आपको एक ही कस्टमर को 10 लोग एक साथ चिल्ला रहे हैं अटेंशन के लिए, तो चावड़ी बाजार बन गया है ये, क्राउडेड मार्केट है सेम कस्टमर के लिए। तो ब्रांड को ये देखना है कि उनका मोड क्या है, कौन सी मार्केट में थोड़ा स्पेस है। अगेन लाहौरी जीरा बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, उन्होंने हिंदुस्तानी कल्चर को समझा, वैसा एक ड्रिंक बनाया, कोक और पेप्सी से फाइट नहीं करी और अपना बहुत प्यारा एक स्टोरी नरेट कर लिया। ऐसे ही ब्लू स्मार्ट ने किया, उनकी स्टोरी अच्छी नहीं रही बट सेगमेंट तो उन्होंने बहुत अच्छा, वो गवर्नेंस इश्यूज हो गए बट स्टोरी उन्होंने बहुत अच्छी बनाई थी। हाँ, एक टाइम पर तो अच्छा चला था। आज ओयो है, ओयो में अच्छी बुरी सारी स्टोरीज हो गई बट रितेश खड़े रहे, बदलते गए। अब उन्होंने ओयो एक लो कॉस्ट सेगमेंट के लिए भी बनाया, ओयो टाउन हाउस भी बनाया। अब यूएस की बड़े बड़े होटल चेन्स ब्रांड्स एक्वायर कर रहे हैं। तो वी शुड बी वेरी प्राउड द टाइप ऑफ चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज वी गेट इन इंडिया। हमें बहुत, मतलब गॉड इज बिन काइंड यार। हम यहाँ इस समय हिंदुस्तान में इस समय इस मार्केट में बेस्ट टाइम, कंपटीशन है बट मार्केट बहुत बड़ा है और तेजी से बढ़ रहा है। मिडिल क्लास तेजी से एक्सपैंड हो रहा है। एस्पिरेशनल ट्रैवल आप देख लो, ट्रैवल एज अ कैटेगरी 15% CAGR से ग्रो कर रहा है ईयर ऑन ईयर, मतलब क्या मैसिव है। अगर आप प्रीमियम ब्रांड्स की बात करो, एक आदमी जो 15-20 हज़ार कमा रहा है उसको भी बड़ा अच्छा ब्रांड चाहिए अब। तो बहुत अपॉर्चुनिटी है, मुझे तो अपॉर्चुनिटीज ही दिखती हैं। और चैलेंजेस, देखिए चैलेंजेस तो मेच्योर मार्केट में भी है ना, ऐसा थोड़ा है कि चाइना, जापान, US, UK में चैलेंजेस नहीं है। वहाँ डिफरेंट टाइप के चैलेंजेस हैं। जहाँ कैपिटल सबको अवेलेबल है, फिर वहाँ पे मार्केट साइज का चैलेंज है, मार्केट ही उतना है, कैप्चर्ड है, आप पेनिट्रेट ही नहीं कर सकते। हिंदुस्तान में चैलेंज है पर मार्केट बहुत बड़ा है। आप 100, 200, 400 करोड़ का ब्रांड तो एक जाके भोपाल में बना सकते हो अगर ढंग से कर दो तो। राजस्थान के एक छोटे उसमें बन जाएगा। और एक जैसे कोई भी प्रोडक्ट ब्रांड है, कोई स्टार्ट करती है, कोई प्रोडक्ट ब्रांड है, सपोज कोई डॉग फूड है, कैट फूड है, हम इस पर एक एग्जांपल लेते हैं। अब उसे ये कैसे समझे कि वो किसको टारगेट करे? मतलब एक जो हाई एंड कंज्यूमर्स हैं, प्रीमियम, जब कुत्ता खुद तो खरीदेगा नहीं, या मीडियम को? नहीं, महंगा बेचे उसको, सस्ता बेचे या मीडियम बेचे, क्योंकि वो नहीं समझ आता। हाँ तो वही है, मार्केट साइज समझना पड़ेगा ना। आप किस प्राइस पॉइंट पे बेच रहे हो, कौन सा कस्टमर टारगेट कर रहे हो, आपकी कॉस्ट कितनी पड़ेगी, कितना मार्जिन कमाओगे, उसको कितने तक लेके जा सकते हो, कितने कंपटीशन है। मैं वही तो कह रहा हूँ कि करना इज 10% एंड रिसर्च इज 90%। रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है बट ऐसा नहीं है कि बैठे ही रह गए। स्पीड भी है ना, वही स्टार्टअप की स्पीड है कि भाई बाजार एक सोचा है, एक आपका थॉट प्रोसेस है, बट वैलिडेट तो करोगे बाजार में जाके। जल्दी जाना है, वैलिडेट करना है, आना है, डेटा देखना है, जल्दी जाना है, वैलिडेट करना है, आना है, वापस डेटा देखना है। ये प्रोसेस चलता रहना है। ये डिजाइन थिंकिंग का फ्रेमवर्क है, आइटरेटिव प्रोसेस होता है। तो करना जल्दी है, कस्टमर से वैलिडेट करना है, खुद से वैलिडेट नहीं करना है। आप कस्टमर नहीं हो ना, कस्टमर से वैलिडेट करना है, वापस आना है, इंप्रूव करना है, फिर जाना है। ये प्रोसेस बताता है। अब अगर मेरा डॉग फूड है और मैं बोलूँ कि यार 25 रुपए का एक डॉग का मील है और उसको मैं पैकेज करके कर दूँ, बॉम्ब प्रोडक्ट है, अब मैं उसको 200 कर दूंगा तो फिर आदमी कभी कभी खिलाएगा ना। तो ये देखना है अगर वो घर में बनाएगा तो उसको कितनी कॉस्ट पड़ रही है। आपका कंपटीशन दूसरा डॉग फूड ब्रांड नहीं है, आपका कंपटीशन है कि वो
80% अपने डॉग को क्या खिलाता है? लेकिन अगर वो जैसे ही रेट इंक्रीज रखता है या हाई प्रीमियम को करता है तो फिर वहाँ पर वो ठीक है क्वांटिटी कम हो जाती है तो रेट ज़्यादा हो जाता है। तो वो 10,000 कस्टमर को करके भी बिजनेस प्रॉफिटेबल कर लेगा। तो वो करना कौन सा करना चाहिए जनरली इंडिया की मार्केट के अकॉर्डिंग? आप ब्रांड क्या समझते हो? आप किस टाइप के एंटरप्रेन्योर हो? एक एंटरप्रेन्योर होता है, मतलब अगर मैं वो अमीर माइंडसेट नहीं सोच सकता तो मैं फिर उसको सर्व भी नहीं कर सकता ना। है तो साइकी ना, है तो सारा सोशल चलता तो यहीं से है। दो है, कुछ लोग यहाँ से सोचते हैं, कुछ लोग यहाँ से सोचते हैं। आपको इनके कॉम्बिनेशन में जाना है ना। इमोशनल इंटेलिजेंस है, आप कस्टमर से जहाँ पे कनेक्ट करके रिलेट कर पा रहे हो वो चलेगा। अब शोरूम खोल लिया और बाहर में आप आवाज लगा रहे हो ठेले की तरह तो नहीं चलेगा ना दोस्त। एलिगेंस कस्टमर अलग है एंड वैल्यू सीकर कस्टमर अलग है। हिंदुस्तान में अलग कस्टमर्स है ना। एक ब्लू कॉलर वाला होगा वो अलग सोचेगा, व्हाइट कॉलर वाला अलग सोचेगा, बिजनेस ओनर अलग तरीके से सोचते हैं। नितिन, आप एज ए मार्केटर, एज ए चीफ डिज़ाइन ऑफिसर, आप कोई डिज़ाइन बनाते हैं या मार्केटिंग करते हैं, आपकी क्या एक ऐसी चीज़ होती है जो आपको लगता है कि यू ओ टू द कस्टमर्स, कि हाँ ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कस्टमर्स को लेके कि मैं ये चीज़ कभी अपने एथिकली या मॉरली आप उस चीज़ को अपने अपने हमेशा दिमाग में रखते हो? 3 चीजें हैं अजय। सिंप्लिसिटी, आसान होना चाहिए समझना। जो आप कम्युनिकेट करना चाहते हो वो आसान होना चाहिए। मल्टी लेयर नहीं होना चाहिए, सिंपल स्ट्रेट होना चाहिए। पढ़ के समझ आना चाहिए कि ब्रांड आज किस चीज के लिए स्टैंड करता है ना। सबसे सस्ता पाएं, क्या पाएं? अप टू 80% डिस्काउंट, अप टू, हाँ, है ना। देख, अप टू 80% डिस्काउंट से 30% डिस्काउंट ऑन एवरीथिंग वर्क्स। सेव 200 ऑन एवरी आइटम वर्क्स। और तीसरी चीज की यार, अगेन जो ब्रांड का प्रॉमिस है, जो उसको खर्च करके मिलेगा वो क्लियर होना चाहिए। रियल एस्टेट में बेचते हुए ये सबसे ज्यादा मिसलीडिंग होती है कि बोलते हैं कि यार EMI टिल पोजेशन, उसमें स्टार लगा देते हैं कि 2 साल देंगे, एश्योर्ड रिटर्न। तो कस्टमर का मुर्गा नहीं काटना है यार। मुझे लगता है कि वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आज अगर आप चीफ डिजाइन ऑफिसर हो, चीफ डिजिटल ऑफिसर हो, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर हो, अगर आप वो ओहदे पे हो और आप वो ओन कर रहे हो, तो जो बोर्ड रूम में है आपको जाके कस्टमर को प्रोटेक्ट करना है, कस्टमर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना है। क्योंकि अल्टीमेटली हम सब कस्टमर से ही कमा रहे हैं। कस्टमर है तो धंधा है, धंधा है तो हम है। हम ये लोग भूल जाते हैं। हम उससे वो टारगेट के लिए चेस करके शॉर्टकट्स करने की कोशिश करते हैं, नंबर अचीव करने की कोशिश करते हैं, और वहाँ पे काफ़ी सारी फिर रॉन्ग प्रैक्टिसेस हो जाती हैं, है ना। आजकल प्रोटीन हेल्थ सेगमेंट में काफ़ी वो चल रहा है। प्रोटीन के नाम पे कुछ भी बेच रहे हैं। अपनी शुगरलेस आइसक्रीम्स के वो चलते हैं जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स, इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं और शुगर भी है। तो मिस इन्फॉर्मेशन बहुत खराब है यार। एज अ इंडस्ट्री, एज ब्रांड ओनर्स, हमें वहाँ पे थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी करना चाहिए। क्लीन लेबलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। और हिंदुस्तान का कस्टमर इवॉल्व हो रहा है, समझदार हो रहा है, और अब ब्रांड्स को ख़राब करने पे माफ़ तो नहीं कर रहा है। तो धीरे धीरे चीनी बेच रहे हो तो बोलो भाई चीनी बेच रहे हैं। हाँ, ड्रिंक्स में तो आजकल वैसे भी चल रहा है कि लोग खुद भी टेस्ट ये करके सब भी बता चल रहे रहा हैं है। और बहुत ज़्यादा कुछ हो रहा है। हेल्थ सेगमेंट पे जो भी चीज़ आपके अंदर जा रही है वो तो यार आने वाली नस्ल को बनाएगी या बिगाड़ेगी। वहाँ तो हमें थोड़ा बेटर काम करना है, थोड़ा मतलब बहुत बेटर काम करना है। हम बदल रहे हैं। एक और चीज़ फिर मैं इसी में सोचता हूँ कई बार कि अगर सभी ऐसे बिल्कुल प्योर ऑर्गेनिक हो गए, प्योर ऑर्गेनिक सब नहीं होंगे ना। हाँ, क्योंकि वो फिर वहाँ पे कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है, फिर वही तो वो उन लोगों को सर्व कौन करेगा? जो खिला रहे हो, जो बेच रहे हो, वो ऑनेस्टी के साथ तो बताओ। हाँ, ये बात। ये मत बताओ कि ये ड्रिंक पी के आपकी हाइट बढ़ जाएगी और आप बेटर स्ट्रांग हो जाएंगे और आप पिला ची नहीं रहे हो। तो ये मत बोलो। चॉकलेट, उसमें चॉकलेट नहीं है,
फ्लेवर है। तो हो सकता। फ्रोजन योगर्ट बेच के उसको मिल्क आइसक्रीम मत बोलो। अब आपको ऐसे एक प्रोडक्ट की मार्केटिंग करो, लेकिन उनको भी तो अपना एक सेलिंग प्रोपोजिशन क्रिएट करना है, तो आप कैसे करो? मैं वही तो कह रहा हूँ यार कि क्योंकि एयरलाइंस ऑन टाइम परफॉर्मेंस पे बात करती हैं, हाँ, है ना, बट वो हम केटर करके चलते हैं ना, वो बफर टाइम कि अगर 2.5 घंटे का तो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन में 3 घंटे करते हैं कि अगर 15-20 मिनट लेट हो जाए तो कवर कर ले। चीटिंग मत करो, हाँ, थोड़ा सा एडजस्टमेंट, बस थोड़ा सा मैसेज, जुगाड़ चलता है। हाँ, मैसेज को थोड़ा चेंज कर सकते हैं। दाल में नमक चलती है, नमक में दाल तो नहीं चलती ना यार। तो ये जो देखो यार, कोई भी चीज है अल्टीमेटली कस्टमर पढ़ेगा, वो विश्वास कर रहा है आपके ऊपर कि आप उसको यही जो लिखा है यही बेच रहे हो। हाँ, वहां पे ऑनेस्टी रहो, प्राइस में ऑनेस्टी रहो, एक्सपायरी डेट वगैरह पे ऑनेस्टी से कीजिएगा। ये तो बहुत बेसिक है नहीं? ये तो है फिर, लेकिन इसमें तो फिर वो कह देते हैं कि उन्होंने तो पीछे लिख रखा है कि क्या क्या है कहाँ लिख रखा है? नहीं होता। इंग्रेडिएंट्स में। नहीं, सो उसमें भी मिस सेलिंग तो हो रही है। हाँ, मिस सेलिंग तो होती है, क्योंकि पता ही नहीं चलता ना कंज्यूमर को, तो नॉर्मल कंज्यूमर को कि क्या लिखा हुआ है। हाँ, क्योंकि अलग। उतने इवॉल्व नहीं हो रहे हैं हम, धीरे धीरे हो रहे हैं पर उतने इवॉल्व नहीं है। हाँ, और इतना टाइनी फुटप्रिंट में मतलब कौन पढ़ रहा है यार? हो भी जाएंगे, टर्मिनोलॉजी फिर चेंज हो जाएगी, कुछ और ठीक। टर्मिनोलॉजी यूज तो कर लेंगे। वहाँ पे सब स्मार्ट लोग हैं तेरे जैसे बैठे हुए मार्केटिंग हेड्स बन के, जो इवॉल्व करते रहते हैं ब्रांड्स के लिए। फिर एआई कुछ कुछ सजेस्ट करता रहता है कि ऐसी इमोशनल फोटो दिखाओ, ऐसी एस्पिरेशनल फोटो दिखाओ। सबसे अच्छा है ट्रेंड कराने का क्रिएटिव को कि अच्छा मॉडल यूज करो, लड़का या लड़की, फिजिक या ब्यूटी को एक्सपोज करो और ले आओ आई बॉल्स। इतनी मीडिया चैनल्स हैं, इतना सब कुछ है, पर आधी पॉन साइट्स बन के ही चलता रहता है। आपके जैसे और भी इतने जो इन्वेस्टमेंट्स हैं जिस बिजनेसेस में, और जैसे अभी फ्यूचर एज एआई की बात करें, इनको कैसे फिर मार्केट करते हो आप? क्या प्राइमरीली सोर्सेज होते हैं? हाँ, तो ये वेंचर स्टूडियो है, फ्यूचर एज एआई लैब्स इज वेंचर स्टूडियो। तो इसमें कोई कंज्यूमर प्रोडक्ट नहीं है, दीज मोर ऑफ सर्विसेज जर्नी है जिसमें हम ट्रैवल B2B स्पेस पे कर रहे हैं। बट आज मार्केटिंग देख अल्टीमेटली तो ह्यूमन स्टोरीज ही है ना। आप कम्युनिकेशन तो चाहे इवन एक एक्सपर्ट है, अल्टीमेटली एक वो आपके लिए तो एक कस्टमर सेगमेंट है। हाँ, तो जो आप डिलीवर करोगे वही आप प्रॉमिस करो, दैट्स बेसिक प्रिंसिपल। दूसरा, आपकी प्राइसिंग शुड नॉट बी एब्रप्टली हेवाया, तो B2B में बहुत मैटर करता है। और जो B2C कस्टमर्स को आप B2B की तरफ सर्व कर रहे हो, वहां पे आपका ये जॉब है कि आप वो कस्टमर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करो, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे। आप एजेंसी हो, आप ब्रांड हो, आप CMO हो, आपको इंटरेस्ट तो कस्टमर का प्रोटेक्ट करना ही है हर हालत में। आप ट्रेनिंग डिजाइनर से स्टार्ट कर रहे हो, ट्रेनिंग मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव से स्टार्ट कर रहे हो, एनालिटिक्स वाले आदमी की तरह स्टार्ट कर रहे हो, अगर आपको रेड फ्लैग दिखता है कि नहीं यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, उसको हाईलाइट करो। अपने बॉस को प्लीज करने के लिए या अपने क्लाइंट को प्लीज करने के लिए उसको छुपाओ मत। इसको टेकिंग अ स्टैंड कहना है या सही इशू के लिए खड़ा होना कहना है, वो करना चाहिए। नहीं तो आप सीख ही नहीं रहे हो, फिर तो आप छोटा या बड़ा झूठ या फ्रॉड ही जी रहे हो या कर रहे हो, उससे तो नहीं होगा। अब एक और जैसे आपने बताया कि हाँ ऐसे अपने डायरेक्ट मैसेज करो, अब जिनके साथ कंपटीशन है, आपने बताया कि ये फोटोज हैं, ये वीडियोज हैं, इनके साथ उनके वो वायरल कर रही हैं, ट्रेंड कर रही हैं, तो उनके साथ कंपटीशन भी है फिर एक जो सही से मार्केटिंग कर रहे हैं, अच्छे से मार्केटिंग करें। तो वहाँ पर आपको क्या लगता है कि आज के टाइम पर जो भी है, एआई भी आ गई, इस पे भी एड्स आ गई, इंस्टाग्राम है, सोशल मीडिया है, जो भी मीडियम्स हैं, इनके ऊपर पेड एड्स कितने इम्प्रूवमेंट, मतलब पेड एड्स का कितना परसेंटेज आपका होना चाहिए बिजनेस में, या कितने परसेंट डिपेंडेंसी होनी चाहिए पेड एड्स पे, या ऑर्गेनिक से बिजनेस हो सकता है? देख, मेरा मानना है कि जितना ऑर्गेनिक ब्रांड पुल होगा, जितना कस्टमर एडवोकेसी होगी, उतना अच्छा रहेगा आपके लिए लॉन्ग लास्टिंग। पेड मार्केटिंग क्या है कि ठीक है, आपको एक टेम्परेरी स्पाइक देगा, आप जैसे ही पैसा खर्च करने रुकोगे डाई आउट हो जाएगा, तो वो कुछ टाइम के लिए तो चलता है। बट अगर पेड मार्केटिंग ही आपका मेन सोर्स ऑफ ट्रैफिक है, तो आप तो टाइम बॉम्ब पे बैठे हो।
तो आप अब ये देखो कि अगर गूगल का सर्च वॉल्यूम चैट जीपीटी पे शिफ्ट हो रहा है तो मैं चैट जीपीटी पे ऑर्गेनिकली कैसे आऊं, है ना? अगर एड स्पेंड्स बढ़ रहे हैं या रेट्स कम हो रहे हैं तो मैं कहाँ पे कैसे कैपिटलाइज कर लूँ? तो अगर लोकलाइज मार्केटिंग करोगे और थ्रू टेक्नोलॉजी एडेप्शन करोगे तो जीतोगे। आप सब कुछ सबके लिए नहीं बन सकते। तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे अजय को रीच आउट करना है, 28 साल के अजय को, या 22 साल के नितिन सेठी को जो 2 बार 22 साल का है उसको रीच आउट करना है। और एआई में आप बेहतर समझते होगे क्योंकि आप उसी फील्ड में हैं, तो जो पर्सनलाइजेशन है एड्स में या कंटेंट में, वो किस लेवल पर हो रहा है या आगे हो पाएगा? अब तो यार मतलब इट्स अमेजिंग एंड इट्स रियली माइंड बॉगलिंग कि जिस लेवल पे आपको डेटा का पावर मिल रहा है और आपको होल्ड उससे कर पा रहे हो। तो आपको ये भी पता है कि इस सोसाइटी में इस टाइप का आदमी जो ये गाड़ी चला रहा है उसका ये इंश्योरेंस, या उसके टाइप के ऐसे लोग कहाँ रह रहे हैं। मतलब इट्स अमेजिंग द टाइप ऑफ डिटेलिंग वी आर गेटिंग थ्रू द प्लेटफॉर्म्स। बट आप जितनी ज़्यादा डिटेलिंग में जाते हो उतना प्राइजी हो जाता है। ओके, तो इनसे हम सोशल मीडिया के थ्रू ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं या फिर कैसे? सोशल मीडिया, पेड कौन से? कैंपेन्स, राइट प्लेटफॉर्म्स paid आपको campaigns। काफ़ी इंसाइट्स देते हैं। ऑर्गेनिक में भी आप डिसाइड कर सकते हो कि मैं कहाँ पे किन कीवर्ड्स पे ज़्यादा मेहनत करूँगा, एसईओ, जीईओ, सब जगह। तो मेरा मानना है कि एज अ ब्रांड आपका 70-80% फोकस ऑर्गेनिक पे रहना चाहिए। स्टेज के साथ जब आपको पैसे मिल जाएं, आपको प्रॉफिट्स होने लगे, तो आप पेड पे ज़्यादा फोकस कीजिए। पेड इज़ नॉट, heavy paid is not sustainable. That I've lived and I know it's not sustainable. किसी भी ब्रांड के लिए। अभी तक हमने बात की मार्केटिंग की कि मार्केटिंग क्या होती है, डिजाइनिंग मार्केटिंग। अब मैं ये जानना चाहूँगा कि मार्केटिंग क्या नहीं होती, कि भाई ये मार्केटिंग नहीं होती है, ये मत किया करो, ऐसे आपके अपने अनुभव से। Very interesting. With all due respect, with no offense to anybody, वैनिटी मैट्रिक्स जो सिर्फ आई बॉल्स, कॉम स्कोर डेटा, इतने व्यूज इज नॉट मार्केटिंग। मार्केटिंग वो होती है कि आप आपका ब्रांड को कितना माइंड स्पेस, कस्टमर माइंड स्पेस ले पाए, आपका कितना ऑर्गेनिक पुल बना, अल्टीमेटली कितना कन्वर्ट हो रहा है। जो मार्केटिंग धंधे में डायरेक्टली एट्रीब्यूट नहीं करती वो बेकार है। अल्टीमेटली आप कुछ कम्युनिकेट कर रहे हो, किसी को कर रहे हो, कुछ समझाने के लिए, कुछ लेने के लिए। अगर ये इसमें कुछ ब्रेक है तो आप बेवकूफ़ बना रहे हो, और वो तो सही चीज़ है नहीं, उसका कुछ निकलेगा नहीं, शॉर्ट लिव्ड होता है। आपने एक स्टोर खोला, अरे कौन सा स्टोर खोला, किसके लिए खोला, क्या बेच रहे हो? तो स्टोर खोला, सबको पता चल गया स्टोर खुल गया, किस चीज का खुल गया, कब से कब तक खुलता है, क्या मिलता है, अभी मेरे लिए क्या है उस पे। तो ये तो मैटर करता है ना। बिल्कुल। हाफ इंफॉर्मेशन, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन इज नॉट मार्केटिंग। गेटिंग लॉट ऑफ पीपल कि यार वो कहते हैं कि यार फर्स्ट ऑर्डर फ्री, फिर बोलते हैं कि यार नहीं ओनली 10 कस्टमर्स के लिए। तो वो डिसअपॉइंटमेंट ज्यादा होती है जो बाकी 90 लोगों को नहीं मिलता। दैट इज नॉट मार्केटिंग। तो आप अपनी फनल बोलते हो कि ठीक है हमारा कन्वर्जन तो हो रहा है 100 में से 2%, 3%, बट आप ये नहीं देख रहे हो कि 97% डिसअपॉइंटमेंट हो रही है कस्टमर को। मार्केटिंग इज नॉट गेटिंग कि कैंपेन में या पीआर में इतना पेज व्यूज आ गया या इतना कवरेज हो गया। इम्पैक्ट क्या है उसका? There is a business impact, right? So short-lived metric is not marketing. Wrong communication is not marketing. Only eyeballs is not marketing. Demeaning any competition, and that is not marketing. You should have a very ethical stand, edgy, and एक वो भी होता है कि under the belt hitting is not marketing. आपकी जो language है, जैसे कई brands बहुत मीन लैंग्वेज यूज कर लेते हैं कई बार जस्ट टू गेट आई बॉल्स। आई थिंक वहाँ पे कंट्रोवर्शियल मार्केटिंग
कहते हैं कि देयर इज नो नेगेटिव पब्लिसिटी, आई ऑल्सो यूज्ड टू बिलीव इट, बट विद टाइम आई हैव लर्न कि नहीं, टेकिंग अ राइट स्टैंड इज वेरी इंपॉर्टेंट. चीप आई बॉल्स नेवर लास्ट. एक बार तो जीत जाओगे आप, उसके बाद डैमेज ज्यादा होता है. तो इसीलिए आई थिंक ज़्यादा UI UX की ज़रूरत होती है, एक अच्छे डिज़ाइन की ज़रूरत होती है. सो UI UX की यूज होती है, अच्छी कम्युनिकेशन की यूज होती है. देखो कोई भी बंडल है, वेदर इट्स अ बुक, वेदर इट्स अ पैकिंग स्टिक, वेदर इट्स अ डिजिटल बिलबोर्ड, एवरीथिंग इज अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट अ प्रोडक्ट एंड सर्विस थ्रू अ ब्रांड. 3 सेकंड मिले, मुझे समझ में आया, ग्रेट. और मुझे पढ़ना पड़ रहा है और मुझे फिर भी समझ नहीं आ रहा, देन इट्स रॉन्ग, इट्स फेलिंग. तो आपको देखना है कि आपने एक ऐसी मार्केट में कुछ अनाउंस करना है जिसमें वो पहली बार यूज हो रहा है, तो उसको इतना सिंपल रखो कि ऐसे समझ आए. अगर आपने उसको कॉम्प्लिकेट कर दिया तो यू लॉस्ट द अपॉर्चुनिटी राइट देयर एंड देन. दोबारा डिसअपॉइंटमेंट कस्टमर कभी थोड़ी ना दोबारा चांस देता है. आप देते हो? आप एक रेस्टोरेंट में गए, आपको खाना अच्छा नहीं लगा, आप उसमें कभी नहीं जाओगे. बिल्कुल. आपने गाड़ी ली और वो अगर ब्रेक डाउन हो गई पहले ही महीने में, आपका ट्रस्ट खराब हो गया, आप उसको रैली पे कभी नहीं लेके जाओगे. आपको डर ही लगा रहेगा कि यार ये खराब हो गई थी, रुक गई तो. आप जो इन्वेस्टमेंट करते हो, ऐसी कोई इंडस्ट्री है जहाँ पे आप कभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहते? ये नहीं चलती या लेस लाइकली या मोर लाइकली? हाँ, मतलब प्योर प्ले बेटिंग एंड पॉन में कभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहूंगा. वो तो जहाँ पे भी सोशल इम्पैक्ट में नेगेटिव होता है. बट अगर हम बेटिंग में मैं बोलूँ कि यार मैं आई बॉल्स आर योर करेंसी एंड यू कम एंड यू विन विदाउट आई एम टेकिंग मनी आउट ऑफ यू, दैट आई वुड लव टू डू. ओके. है ना? सो ये जो ब्रांड्स हैं जो IPL को स्पॉन्सर कर रही हैं, टाटा, मतलब इनको जो क्रिकेट, उनको आई बॉल्स के लिए कर रहे हैं. हाँ, नहीं, जो बैटिंग वाली है, बैटिंग वाली नहीं, Betting मतलब का है? वो, लेकिन फैंटेसी क्रिकेट, वो क्रिकेट वाली. सो बहुत सारी उसको लीगल फ्रेमवर्क में कन्वर्ट कर दिया गया है. हाँ. या उस फ्रेमवर्क के हिसाब से रिड्यूस कर दिया गया, लिमिट कर दिया गया. हाँ. तो प्योर प्ले बेटिंग एप्स तो बैन हो गई है. हाँ, प्योर बैटिंग नहीं है, लेकिन उनमें भी इनडायरेक्टली वैसे अगर हम माने एथिकली, तो वो सोशल में जो यूथ है, सोसाइटी में जो यूथ है, उनके लिए तो एक हैबिट तो हो रही है उनको कि वो 10 रुपए लगा रहे हैं 1 करोड़ रुपए कमाने के लिए. अब कहाँ हो रहा है वो? अब कम हो गया वो. पहले हो रहा था. हाँ, बाई. तभी गवर्नमेंट ने बैन किया. हाँ. है ना? बट आज अगर लेट्स अज्यूम कि यार एक सिक्योरिटी गार्ड है, या एक आदमी है, या हाउस वाइफ है, या एनीबॉडी XYZ जिसके पास टाइम है, लेट्स से कि उसके पास 15 मिनट खाली टाइम, और वो खाली टाइम में कुछ पोल करके, कुछ क्विज करके, कुछ ऐड देख के, कुछ करके, कुछ पॉइंट्स कर रहा है, और वहां पे वो ठीक है. हाँ. वहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं वहाँ है. मैं वही तो कह रहा हूँ कि जहाँ पे आप कंज्यूमर से पैसा ले रहे हो और बोल रहे हो कि मैं 1 का 10, 1 का 100, 1 का 1000 कर दूंगा, दैट इज रॉन्ग. क्योंकि वहां पे आप एक रॉन्ग हैबिट फॉर्मेशन कर रहे हो. आप कह रहे हो कि यार आप अपना ये लूडो वो खेल के चैंपियनशिप है, या आपका कुछ तो प्रिडिक्टिव आजकल चल रहा है काफी, कि आप गेस करो और ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, दैट इज स्टिल ओके. हिंदुस्तान का सबसे पॉपुलर शो कौन बनेगा करोड़पति है. हाँ, तो वो स्किल के उस पे करा रहे हैं. वहां तो बैटिंग नहीं, वहां से कस्टमर से कुछ ले तो नहीं रहे. बट आप एज एन ऑडियंस कितना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो. तो अगर टाइम आपकी करेंसी है तो प्रॉब्लम नहीं है. फाइनेंशियल करेंसी इज व्हाट इज क्रिएटिंग एन इशू. वो तो फिर वही है कि आप कसिनो चले जाओ और ये चले जाओ, बराबर है, छोटा या गलत फॉर्म है. या क्रिकेट पे आप कह रहे हो कि कौन सी टीम जीतेगी या वो. बट अगर आप उनसे पैसे नहीं ले रहे, आप सिर्फ कह रहे हो कि ठीक है आप वर्चुअल क्रिकेट खेलो और आप जितने रन मारोगे उतने पॉइंट्स हैं, और इस पॉइंट्स पे जो ज्यादा मारेगा उसको सम अवार्ड है, या तो वहाँ ठीक है, वो एंटरटेनमेंट के लिए. मतलब मुझे लगता है कि एक बैलेंस अप्रोच होनी चाहिए. व्हेन आई सेड कि बेटिंग आई मीन गैम्बलिंग, एंड पॉन तो बिल्कुल क्लियर है, उसमें तो कोई ग्रे एरिया नहीं है. पॉन तो पॉन है ना. तो बिल्कुल. और मोर लाइकली आप किस टाइप के बिजनेसेस में इन्वेस्ट करना पसंद? जहाँ पे हाई कस्टमर इम्पैक्ट होता है. मुझे लगता है
ये मेरा मैंने काफ़ी बार बोला है, वैल्यू चेन में रोटी कपड़ा मकान और एस्पिरेशनल बिजनेसेस। मुझे ट्रैवल बहुत पसंद है, मैंने लार्जेस्ट एयरलाइन, लार्जेस्ट एयरपोर्ट, लार्जेस्ट ओटीएस किया है। तो ट्रैवल एज ए कैटेगरी आई रियली लाइक, जहाँ पे भी कस्टमर इनसाइट्स होती हैं, नॉलेज है, वो मुझे अच्छा लगता है। वैल्यू चेन ड्रिवन बिजनेसेस वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। रिटेल, लॉजिस्टिक्स, वहाँ पे मुझे लगता है टेक्नोलॉजी के थ्रू बोरिंग बिजनेसेस में बहुत कुछ किया जा सकता है। जो दुनिया के लिए एक्साइटिंग नहीं है, वहाँ पे अगर आप टेक्नोलॉजी के थ्रू चेंज करो, बहुत मजा आएगा। ट्रेवल में एक दो एग्जांपल आपकी क्या हो सकता है इन फ्यूचर, कैसे बदल यार, सकता है ट्रेवल इंडस्ट्री? ट्रैवल ना अभी मतलब अगर आप इंडिया भी देखोगे, इंडिया इज सो वास्ट। पहला गाइडिंग प्रिंसिपल है कि आप जितना ट्रैवल करते हो उतना सीखते हो। तो आपको जब भी मौका मिले आपको ट्रैवल करना चाहिए, है ना। चाहे आप किस भी तगमे से आते हो, कहीं से भी आते हो समाज से, आपको अपने हिसाब से, आपकी पॉकेट के हिसाब से ट्रैवल करना चाहिए। लोन लेके नहीं करना है, अपने जो कमाओ उसमें से कुछ एजुकेशन पे, कुछ ट्रैवल पे जरूर इन्वेस्ट करो। सबसे बेटर लर्निंग एक्सपीरियंस ट्रैवल से आता है। आप जितना ट्रैवल करते हो सीखते हो, लोगों से मिलते हो, नए कल्चर सीखते हो। ट्रैवल एस्पिरेशनल है, तो जब आप मास मार्केट ट्रैवल से थोड़ा ऑफ बीट जाते हो तो वो सेगमेंट हिंदुस्तान में बढ़ेगा, काफी बढ़ेगा। एंड देर आर प्लेसेस, मतलब आज बीच डेस्टिनेशन के नाम पे गोवा आता है हमारे दिमाग में, पर मैंगलोर भी उतना ही सुंदर है, कन्याकुमारी भी उतना ही सुंदर है ना। अब जैसे जैसे कनेक्टिविटी इंप्रूव हो रही है, उड़ान स्कीम से इंप्रूव हो रही है, हमारे नए एयरपोर्ट्स आ रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़िया हो रहा है, तो बुलेट ट्रेन आ रही हैं, ट्रेन नेटवर्क इतना वंदे भारत हो रहा है, ईवी बसेस, the roads which we are building in India, and also if pocket allows, go and even do international travel once a year, once in 2 years, 3 years, wherever pocket allows। आप बहुत सीखते हो। मिडिल ईस्ट जाइए, साउथ ईस्ट एशिया जाइए। Travel is going to expand, whether it's backpacker travel, family travel, religious travel, medical tourism। ट्रैवल सबसे प्यारी कैटेगरी है। इसमें नया बिजनेस कहाँ पे बन सकता है अगर कोई नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं या अभी आ रहे हैं ऑलरेडी भी, तो वो प्राइमरीली किस फील्ड में आ रहे हैं? ट्रैवल में देख, ट्रांसपोर्टेशन में बिजनेस बन सकता है, स्टे में बिजनेस बन सकता है, एक्सपीरियंसेस में बिजनेस बन सकता है। तो ट्रैवल एक ऐसी कैटेगरी है जिसपे हर एक मोड़ पे छोटा सा चेंज करके आप बहुत अच्छा बिजनेस बना सकते हो, और वो भी प्रॉफिटेबल। ट्रैवल में लॉस करना बहुत मुश्किल काम है, आपको बहुत स्टूपिड होना पड़ेगा टू मेक अ लॉस इन ट्रैवल। वो कहते हैं कि भाई फूड बिजनेस करवा दो जिससे दुश्मनी है, हाँ, कि 100 में से 90 बंद हो जाएंगे, बंद हो जाती है ना। फिर जो बाकी 10 बचे हैं उसमें से फिर बंद हो जाएंगे 3 साल में। तो 5 साल देखोगे तो 100 में से वो 1-2 आदमी खड़े होते हैं, बाकी 98 चले जाते हैं। ट्रैवल में आप एजेंट बन जाओ, ट्रैवल में आप ट्रांसपोर्ट, आपने 10 टैक्सी डाल ली, 1 होटल डाल दिया, गाइड बन गए, एक्सपीरियंस कर लिया, फूड क्लासेस, मतलब यार अमेजिंग है ट्रैवल। अब तो फूड टूर्स हो रहे हैं, मतलब पुरानी दिल्ली के टूर्स देख लोगे तो कितने हो रहे हैं। अब अच्छा। बोलोगे यार हम सिर्फ ये एक सेगमेंट में यही करेंगे, उसी में बहुत पैसा है। एंसेलरीज में बहुत पैसा है, हेरिटेज टूर्स बहुत पैसा है, पर आपको मजा आना चाहिए। आपको हिस्ट्री अच्छी नहीं लगती, आप बोलो यार मैं टूर करवाऊंगा, है ना। आप कस्टमर पेन पॉइंट नहीं समझते, आप बोलो नहीं यार पेशेंस नहीं है। बट एक गारंटीड क्वालिटी अफोर्डेबल सर्विस, गारंटीड क्वालिटी अफोर्डेबल सर्विस किसी भी सेगमेंट में करोगे ट्रैवल में, यू विल मेक मनी। इंडिगो ने क्या किया? लो कॉस्ट, अफोर्डेबल फेयर्स, ग्रेट नेटवर्क, ऑन टाइम, करेक्ट। हाँ, अब बाकी एयरलाइन जो अच्छा नहीं कर पा रही वो देखो उनमें ये मिसिंग है। लेकिन यही सेम फिर अकाशा एयर ने भी आके किया। तो अकाशा एयर 3.5-4% मार्केट शेयर ले गई। हाँ,
अब आप कहोगे कि इंडिगो इतनी बड़ी है और अकाशा ने यहाँ से शुरू किया, वो प्रॉफिटेबल हो जाएगी इतनी जल्दी, तो वो दैट्स अब कंपटीशन भी मिस एक्सपेक्टेशन ना, रॉन्ग एक्सपेक्टेशन कि यार उसको समय लगेगा। अकाशा इज अ ग्रेट ब्रांड, आई एम टेलिंग यू, इट्स वो डुओपोली है यार, अदरवाइज इंडिया में दो ही ब्रांड रह गए, कस्टमर के लिए तो अच्छा नहीं है। गवर्नमेंट भी कह रही है कि और ब्रांड्स लाओ, और आ रहे हैं और ब्रांड्स, अच्छी बात है, हमारे लिए अच्छी बात है, ब्रांड्स के लिए अच्छी बात है। एक दो आए हैं अभी लो कॉस्ट कैरियर्स को कुछ 1200-1500 करोड़ पर एयरलाइन फ्यूल कॉस्ट होगी, वॉर की वजह से गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया है, हाँ लॉस में आ रही फिर तो उनको सपोर्ट मिला है। तो ऐसा नहीं, गवर्नमेंट चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा एयरलाइन आए, एयर कनेक्टिविटी बेटर हो। टाइम इज मनी ना, यहाँ से भोपाल जाना है, ट्रेन पे जाओगे कितना टाइम लगेगा, बुलेट ट्रेन हो जाएगी, फास्ट हो जाएगा, बट सबसे फास्टेस्ट मोड तो आज भी एयर ट्रैवल है। तो अगर किसी व्यापारी को, एसएमई को आज उदयपुर जाके वापस आना है 4 मीटिंग करके, 3 मीटिंग करके, फास्ट भी, अब तो अफोर्डेबल भी है। हाँ अब वो थर्ड एसी, फर्स्ट एसी से ज्यादा अफोर्डेबल हाँ, तो और अफोर्डेबल हो सकता है, जितना कंपटीशन आएगा उतना अफोर्डेबल हो जाएगा, जितनी एयर कनेक्टिविटी, जितने ज्यादा लोग ट्रैवल करेंगे, जितना ज्यादा वो करेंगे, हाँ तो ज्यादा हो जाएगा। तो इकोनॉमी का स्केल आएगा। ट्रैवल में पैसा, एयरलाइन को टाइम लगता है, ग्लोबली एयरलाइन ने काफी पैसे बनाए, हमारे पास बहुत अच्छा एग्जांपल है एयर इंडिया का, जहाँ पे स्ट्रगल है, उससे बहुत अच्छा एग्जांपल है इंडिगो का, जहाँ पे प्रॉफिट मेकिंग है। बट क्या एयर इंडिया ग्रुप के पास अपॉर्चुनिटी है टाटास की बैकिंग के बाद टू मेक सच अ ब्यूटीफुल ब्रांड एंड बाउंस बैक? यस, आई ट्रूली बिलीव। एक मैं ये पूछना चाहूँगा, जैसे सभी से ही पूछते हैं कि जो नए मार्केटर्स हैं या जो नए स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने भी 12th पास की है, उन्हें मार्केटिंग में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए ज़्यादा प्राइमरीली? देखो सबसे, क्योंकि मार्केटिंग आज तक मुझे नहीं लगता कभी कैरियर चॉइस रहा है किसी का। सो मार्केटिंग और सेल्स ना, जिसको बेचना आता है वो सबसे इम्पोर्टेंट काम करता होता है ब्रांड का। जो भी पैसे जनरेट करता है ना, उसकी इंपॉर्टेंस होती है। पहला तो आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा होना चाहिए, तो आपको मार्केटिंग की जरूरत ही नहीं है। बट अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है और आपने मार्केटिंग अच्छी कर दी, तो आपकी सक्सेस के चांसेस बाकियों से 4, 5, 6 गुना बढ़ जाते हैं। और मार्केटिंग एक ऐसी फील्ड है मिक्स विद डिजाइन, जहां पे आप हर दिन कुछ नया सीख रहे हो। इनोवेशन बहुत फास्ट है। आपने एक फिजिकल प्रोडक्ट बनाया, उसका नया रिलीज कब आएगा? महीना, 2 महीना, 4 महीना, साल, किसी में 2 साल। गाड़ी निकाली, गाड़ी का नया वर्जन 1 साल बाद आएगा, हो सकता है 2 साल बाद आए। उसके मार्केटिंग कैंपेन 4 फेस्टिवल्स आएंगे, 4 अलग तरीके से आप सीखोगे। तो वहां पे आपका जो शिफ्ट है, आपकी जो अडेप्टेबिलिटी है, वो बहुत तेज चेंज होगी, सीखोगे ज्यादा। और फ्यूचर स्कोप क्या है मार्केटिंग का, अगर वो आते हैं तो कैरियर, एज ए कैरियर? देख, ओल्ड स्कूल मार्केटिंग तो खत्म हो गई यार, अब डेटा ड्रिवन मार्केटिंग है। तो पहले मार्केटिंग करते थे तो आउटकम पता चलता था, कभी पहले महीने बाद, फिर हफ्ता हुआ, फिर 1 दिन हुआ। आज इमीडिएटली पता चलता है। आप कर रहे हो तो यू कैन सी लाइव व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट्स द कस्टमर डूइंग इन योर रिटेल स्टोर, थ्रू डैशबोर्ड्स, थ्रू लाइव, थ्रू एआई कैमराज, सिमिलरली ऑन योर वेबसाइट, राइट? कि कहाँ पे क्यों ड्रॉप हो रहा है, कौन से पेज पे क्या हो रहा है, कहाँ पे कहाँ चला गया, कन्वर्ट हुआ नहीं हुआ, चैटबॉट से क्या बात करी, डिस्काउंट ढूंढ रहा है, आपकी साइट के बाद कहाँ गया, कौन से कंपटीशन पे गया। इतना इंपॉर्टेंट और इतना एक्सप्लोसिव डेटा पावर है कि अगर आप उसको ढंग से सिर्फ एनालाइज कर लो, आप उसको ढंग से बकेटाइज कर लो, आप उसको ढंग से यूज कर लो, तो मतलब इट्स अ वेरी वेरी फास्ट चेंजिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट फील्ड टू बी इन। मार्केटिंग तो कभी जाएगी नहीं। स्टोरी टेलर्स तो सबको चाहिए, आज भी चाहिए, कल भी चलना होगा। आप लगभग जैसे डिज़ाइन में, मार्केटिंग में, डिज़ाइन डेवलपमेंट में, डिजिटल में, हर जगह हर लेवल पे रह चुके हैं। अब आज के दिन आपकी लर्निंग्स जो होती हैं वो कहाँ से होती हैं? क्योंकि अब हाँ, जो इनिशियली आता है वो कोई ब्लॉग्स पढ़ सकता है, यूट्यूब वीडियोस देख सकते हैं। आपकी लर्निंग्स क्या रहती है? सो यार अजय, मैं सबसे ज़्यादा सीखता हूँ नए लोगों से मिलने में, और मैं बहुत एक्टिव नेटवर्कर हूँ।
मैं इवेंट्स पे जाता हूँ, मैं हैकाथॉन्स में जाता हूँ, मैं यंगस्टर्स के साथ काम करता हूँ, मैं मार्केट में कस्टमर्स के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ। तो जितना ग्राउंड से जुड़े रहोगे और लोगों से मिलोगे उतना सीखोगे। तूने एक किताब लिखी, मैंने तेरी किताब पढ़ी, मुझे एक दिन लगा और मैंने तेरे से 3 घंटे बात करी उस किताब के बारे में। तेरे को क्या लगता है मैं कहाँ ज्यादा सीखूंगा? 3 घंटे बात करने। बस, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो तो किताब में नहीं लिखेगा। हाँ, बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो सिटिंग अक्रॉस विल चेंज। सो ह्यूमन टच, ह्यूमन इंटेलिजेंस आप सबसे ज्यादा फेस टू फेस में सीखते हो। बट पॉडकास्ट, ऑडियो बुक्स, आज नॉलेज तो कमोडिटी है। नॉलेज तो गूगल पे, चैट जीपीटी पे, सब जगह अवेलेबल है। आप उसको कितने प्यार से समझ पा रहे हो, रिलेट कर पा रहे हो, वो है। बट सबसे पावरफुल टूल कल था, आज है और कल भी रहेगा, इज नेटवर्किंग। मिलो लोगों से, अपने से ज्यादा काबिल लोगों से मिलो, डरो मत, ना घबराओ, क्योंकि कुछ सिखा के जाएगा। हाँ। है ना? तो सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। यू शुड बी विलिंग टू प्रूव रॉन्ग मोस्ट ऑफ द टाइम्स एंड बी प्राउड अबाउट इट, कि यार हाँ मैं ऐसा सोचता था, ये तब तक चला, आज ये समय बदल गया, अब ऐसा है। और ये भी कि कल दोबारा ये बदल जाएगा तरीका। टेस्ट क्रिकेट, वनडे, T20, है ना? कल को 10 हाँ 10 भी आ सकता है, T10 आएगा, क्योंकि शॉर्टर फॉर्मेट चल रहे हैं, लोगों पे पेशेंस खत्म हो रहा है, सीखने का भी और वैसे भी। तो बहुत तेज है दुनिया, बहुत तेज है। हाँ, फॉर्मूला 1 ट्रैक है अब बॉस। जो हम 25 साल में सीखे, अब यंगस्टर्स को 2 साल में मिलती है वो नॉलेज। तो मुझे लगता है कि उनको ज्यादा कॉम्पिटिटिव एज है। बिल्कुल, है ना? उनके पास एज बेनिफिट है। हाँ एक्सेस है हर चीज का। हमारे को तो ढूंढना आपके पड़ता time था। पर हाँ? हमारे को कहाँ मेंटरशिप मतलब कहाँ ये सब होता था। आपके पास सब कुछ है। उस टाइम पर आप कैसे कहाँ से सीखते थे? हम तेरे को बताया ना यार, कोचेज होते थे, बॉसेस होते थे, बट तब लिमिटेड मीडियम्स होते थे। आज तो अगर आपको सीखना है तो एंडलेस अपॉर्चुनिटीज है। अगर आप ग्रो नहीं कर रहे हो, आप पैसे नहीं कमा रहे हो, आप स्ट्रगल कर रहे हो, तो आप ही प्रॉब्लम हो। इतनी अच्छी मार्केट, इतना अच्छा देश, जहां पे इतनी प्रॉब्लम्स हैं सॉल्व करने के लिए, पैसे कमाने के लिए, ये तो उसमें आप कैसे ग्रो नहीं कर सकते? एग्जैक्ट। कुछ भी करो, छोटी सी भी सर्विस करो, इतने सारे लोग को बेच सकते हो। वैल्यू ऐड करना है। ठीक है सर, थैंक यू। बहुत बढ़िया। थैंक यू नितिन जी फॉर योर टाइम। थैंक यू, थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर। और बहुत बहुत शुक्रिया। लुकिंग फॉरवर्ड आपके ऑडियंस को, आपको, आपकी टीम को तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू फॉर बीइंग गेस्ट एट मोड पॉडकास्ट।